हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आ जाओ बेटा सीधा ऐसी वन शॉट के अंदर जिसके अंदर आपको करवाऊंगी जीएसटी एंड कस्टम लॉ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आपसे पूछे गए हैं। मुझे पता है बेटा आप इस वीडियो को बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपके लिए वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको करवाऊंगी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब मैम क्या आप एक आधे कराओगे? नहीं बेटा, आपके जितने भी ऐसे चैप्टर है जहां से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनकर आते वो सारे चैप्टर से मैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा के चलूंगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। जो बच्चा इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेगा उसको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मेरे हर चैप्टर में से कौन कौन से टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनकर आते हैं जो मेरे एग्जामिनेशन मेरे को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बेटा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं रमेश लिमिटेड ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर कंपनी ने कुछ टाइप की सप्लाईज करी है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन की रीडिंग करते समय ये नहीं करना कि सारी इंफॉर्मेशन को पहले ही रीड कर लेना। सबसे पहले ये देखना कि क्वेश्चन मुझसे डिमांड क्या कर रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करवा के चलूंगी जो कि आपको जिस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर अटेम्प्ट करने हैं, पढ़ना कैसे है, करना कैसे, अटेम्प्ट लिखना क्या है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करके आपसे चलूंगी। सबसे पहले सीधा आ जाओ, आपको कैलकुलेट क्या करना है। आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है बेटा? क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे एग्रीगेट टर्नओवर बता दे सेक्शन 22 के हिसाब से। अच्छा, आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर मैम एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? मेरी सेल्स, सारी सेल्स का लगा दो टोटल। अब सेल मेरी चाहे कैसी क्यों ना हो, बच्चा चाहे अच्छा हो बुरा हो, सेल्स चाहे कैसी क्यों ना हो, सारी सेल ऐड हो जाएंगी। विच मीन्स मैम मेरी सारी टैक्सेबल सेल्स, मेरी एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट, निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल, जीरो रेटेड, सारी टाइप की मेरी सेल्स ऐड होने वाली है इसके अंदर। और उसके बाद ऐसी सेल जो कि आरसीएम में टैक्स पे होगा इसके ऊपर, जिसमें एफसीएम में टैक्स पे होगा, हर टाइप की सेल ऐड होगी। बस एक चीज ऐड नहीं होगी, विच इज क्या मैम? मेरी परचेजेस। अगर मेरी कोई भी इनवर्ट सप्लाई है, दैट मीन्स मेरी कोई भी परचेजेस है, तो वो मेरी सेल के अंदर ऐड नहीं होगी। कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि मैम मेरी इनवर्ट सप्लाई ऐड क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई सीधी सी बात मुझे ये बता, परचेज क्या कभी भी सेल का पार्ट होती है? नहीं होती। तो इसलिए मैम मेरे को समझ में आ गया ये जितनी भी चीजें हैं दैट इज माई आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सारी ए टू जेड मेरी ऐड होकर चलेंगी। और जितनी भी इनवर्ट सप्लाई इनको तो मैं देखूंगी भी नहीं। क्यों? ये तो मेरी परचेज है, परचेज कभी भी सेल का पार्ट नहीं होती। इन सब का लगाया टोटल, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर निकल कर आई आपके 19 लाख रुपए। ये लीजिए आपके एग्रीगेट टर्नओवर 19 लाख रुपीज। बेटा मैं आपको जिस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ, सीधा मैं आपको क्वेश्चन पे जंप भी नहीं करवा रही, मैं आपको इस तरीके की रिवीजन करा रही हूँ कि आपका साथ साथ में प्रोविजन भी कनेक्ट होकर जा रहा है कि अगर आपने एक बार भी पढ़ रखा है ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था, और आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रोविजन कितना डीप डाउन क्वेश्चन से मुझे पूछा गया है। ठीक है, अब सेकंड चीज, रमेश लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट है। मैम डिपेंड करता है कौन सी स्टेट के अंदर है। स्टेट क्या उसकी? हरियाणा। हरियाणा के अंदर क्या लिमिट थी मैम? हरियाणा के अंदर मेरी लिमिट है 20 लाख और 40 लाख। 40 लाख की एक्सटेंडेड लिमिट कब मिलती है मुझे बताओ मैम? 40 लाख की लिमिट तब मिलती है जब सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई हो रही है। तो एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ 40 लाख मुझे नहीं मिलने वाली। मुझे लिमिट मिलेगी 20 लाख की। मेरी टर्नओवर है 19 लाख की। मेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नको बिल्कुल भी नहीं है। इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर बेटा एक्सटेंडेड लिमिट है वो सारी स्टेट्स को मिलती है। अगर 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 आप सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करो, यहाँ पे तो सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, तो उस केस के अंदर आपको बेटा यहाँ पे 20 लाख की लिमिट मिलेगी। सिंस योर एग्रीगेट टर्नओवर इज 19 लाख, तो आपको बेटा रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो लिमिट 20 लाख है, लिमिट ब्रीच नहीं हुई तो रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आगे आगे क्वेश्चन में पढ़ लो, आपको मैंने एक चीज और बताई थी, अगर बेटा गलती से भी आप सेक्शन 24 के अंदर फंस गए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड आपकी टर्नओवर कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर 24 में फंस गए तो उसके अंदर उस केस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। और 24 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके अंदर 90% केस फंसी जाते हैं वो कौन सी थी? पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। अगर आप कोई भी परचेज कर रहे हो, इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो जिसके अंदर टैक्स आपको पे करवा के चलना है, तो उस केस के अंदर आपको सेक्शन 24 के हिसाब से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। तो देखो लिमिट ब्रीच नहीं हुई, इसको लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेक्शन 22 के हिसाब से। पर अगर मैं अपना ध्यान सेक्शन 24 पर डालूं तो भैया इसके अंदर ये आरसीएम की सप्लाई कर रहा है, बेसिकली इनवर्ट सप्लाई कर रहा है अंडर आरसीएम, रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन मुझे कह रहे हैं कि अगर 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 रमेश लिमिटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर था। देखो वैसे तो जो आपका क्वेश्चन है वो यहीं पे आके खत्म हो गया, पर मैंने आपके क्वेश्चन को बनाया बिल्कुल एक्सक्लूसिव, ऐसा कंप्रीहेंसिव कि क्वेश्चन चाहे कैसे भी क्यों ना पूछे, आपका हर टाइप का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे टच हो जाए। अगर बेटा वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट त्रिपुरा से बिलोंग कर रहा था तब रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है मैम। उस केस के अंदर उसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 10 लाख रुपए, और यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर कितनी? 19 लाख रुपए। लिमिट हो गई ब्रीच। सेक्शन 22 के हिसाब से भी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 24 के हिसाब से भी है। क्यों? समझ में आ गया? यहाँ पे 22 भी है 24 भी है। आपको यहाँ पे 24 की इसलिए क्योंकि आप इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो आरसीएम के अंदर, तो भैया आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट तो है। उसके बाद फोर्थ, व्हाट इज द अनाउंस थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर 40 लाख इज नॉट अवेलेबल। ये अनाउंस जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज विच आई से एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 40 लाख की मुझे क्यों नहीं मिल रही? वन ऑफ द कंडीशन ऑफ नॉट अवेलिंग द एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड इज मैम
मैम ये सप्लाई गुड्स और सर्विस दोनों की कर रहे हैं, 40 लाख की लिमिट कब मिलती है? जब आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई करो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों है, तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंडेड लिमिट 40 लाख की आपको मिलने वाली नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। रजिस्ट्रेशन का जो आपका टर्नओवर बेसिस जो क्वेश्चन आता है वो समझ में आएगा। यहाँ पे बेटा आपका सेक्शन नंबर 22, आपका सेक्शन नंबर 24 दोनों कवर हो गए, ठीक है। लिटरली बता रही हूँ, जो बच्चा इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेगा उसके सारे प्रोविजन रिवाइज हो जाएंगे जितने जितने उससे पूछे जाते हैं, और साथ साथ में उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि मैम मेरे पर्टिकुलर इतने बड़े चैप्टर के अंदर जो मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनकर आ रहा है वो कौन कौन से टॉपिक में से बनकर आ रहे हैं। सेम बेटा मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सेम ही आएगा, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ कैसे रहे। आगे चले, आगे चलो। सबसे पहले डिस्कस एंड प्रोवाइड रीजनिंग, आपको रीजनिंग प्रोवाइड करनी है कि क्या ये जो सर्विस है जीएसटी में चार्जेबल है क्या नहीं है। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? ये बेटा आपका क्वेश्चन आया है एग्जेम्पशन से। अब आपको चीजें दिमाग में रखनी है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। मिस दीपिका एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो कि चार्ज कर रही है 1000 रुपीज एज अ कंसल्टेंसी फीस। अगर बेटा मैं आपको थोड़ा सा याद करवाऊं तो हेल्थ केयर की सर्विस थी। हेल्थ केयर की सर्विस के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपके रिकॉग्नाइज सिस्टम होते हैं मेडिसिन के, दैट इज एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी। ये जो पर्सन थी डॉक्टर दीपिका वो होम्योपैथी की थी। अगर वो होम्योपैथी से रिलेट कर रही है तो उस केस के अंदर क्या होगा, मैम ये जो चीजें होंगी वो मेरी हो जाएगी एग्जेम्प्ट। ये जो सर्विस है वो बेटा क्या हो जाएगी मेरी एग्जेम्प्ट। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे मिस दीपिका की जो वो सर्विस है होम्योपैथिक डॉक्टर की, वो 1000 रुपये जो मुझसे चार्ज करी अपना फीस, वो बेटा एग्जेम्प्ट होने वाली है। समझ में आ गया? हेल्थ केयर सर्विस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्यों? क्योंकि बेटा वो रिकॉग्नाइज सिस्टम के अंदर थी। होम्योपैथी रिकॉग्नाइज सिस्टम के अंदर आता है। अगर कोई ऐसी चीज थी जो कि रिकॉग्नाइज सिस्टम में नहीं आती तो वो चीज हो जाती है यहाँ पे टैक्सेबल। सेकंड चीज यहाँ पे क्या, एक्स प्रोवाइड करे सर्विस ऑफ फार्म लेबर इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। ये भी चीज मैंने आपको करवा रखी है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में क्या एग्जेम्पशन है, एग्रीकल्चर के अंदर हम कल्टीवेशन ऑफ प्लांट को इंक्लूड करते हैं और वहां पे हम सप्लाई कर रहे हैं फार्म लेबर की, तो ये बेटा एग्जेम्पशन के अंदर होता है कवर। मैं आपको बताती हूँ आपके प्रीवियस ईयर में 2017 से लेकर 25 तक ऐसी एक भी चीज नहीं है जो मैंने आपको नोट्स के अंदर कवर नहीं करवा रखी। एक एक चीज कवर करा रखी है। तो बेटा यहां से पढ़ लो, आपकी सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ये आपका अगर आप सप्लाई करो फार्म लेबर की तो वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। क्यों एग्जेम्प्ट है? क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और सिंस वो सप्लाई करे फार्म लेबर की तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीएसटी के अंदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे क्या है बेटा, रेजिडेंट वेलफेयर ऑफ एसोसिएशन। देखते समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट थी आरडब्ल्यू में, लिमिट कितनी थी 7500 पर मेंबर पर मंथ, 7500 पर मेंबर पर मंथ, ठीक है, दैट इज विच ऐसे PM स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना पैसे कितने चार्ज कर रहे हैं, 8000 रुपये। मैम टैक्सेबल हो जाएगा जीएसटी के अंदर। पर सवाल ये उठता है मैम 7500 अलाउ है, ले जा रहे हैं उनसे 8000 रुपये, तो 500 रुपये टैक्सेबल होंगे या पूरे के पूरे 8000 रुपये टैक्सेबल होंगे? बेटा पूरे के पूरे आपके 8000 रुपये टैक्सेबल होने वाले। यहाँ पे देखो जीएसटी चार्जेबल ऑन द फुल अमाउंट ऑफ दैट इज ₹8000। डब्ल्यू के केस के अंदर क्या था, अगर बेटा कोई भी कंट्रीब्यूशन है दैट इज 8000 रुपीज अगर वो चार्ज करे पर मंथ पर मेंबर, वो 7500 रुपीज से ऑब्वियसली एक्सीड कर रहे हैं तो एग्जाम्पशन मिलने वाली नहीं है। वहीं अगर यहाँ पे 8000 रुपये नहीं होता 6500 होता तो एग्जाम्पशन मिल जाती। ये जो अमाउंट है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है जी, आगे चलो। आगे कह रहे बेटा एक्स एंड कंपनी एक फर्म है एडवोकेट्स की जो कि चेन्नई के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, एक फर्म है एडवोकेट्स की, वो लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रही है एक दूसरी फर्म जो कि एडवोकेट्स की ही है, और वो जो अमाउंट चार्ज कर रही है वो कर रही है 2,40,000 रुपये। बताओ इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बेटा यहाँ पे आपको याद आना चाहिए आपका लीगल सेक्टर की सर्विस। अगर बेटा एक फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस दे रही है अनदर फर्म ऑफ एडवोकेट को, तो वो जो सर्विस है वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। मुझे बताओ चार्ट की वजह से एक बार में रिवाइज हो रहा है क्या? कोई एक ऐसा भी पॉइंट है जो आपने चार्ट में नहीं कर रखा? बिल्कुल सारी चीजें कवर है। तो बेटा ये क्या चीज हो जाएगी आपका पॉइंट नंबर 4 एग्जेम्प्ट। यहाँ पे देखो लीगल सर्विस प्रोवाइड बाय एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट किसी और फर्म ऑफ एडवोकेट को दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि दोनों पार्टी फर्म ऑफ एडवोकेट है तो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है रिगार्डलेस कि उसको रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट थी नहीं थी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एग्जेम्पशन के अंदर ये एंट्री स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे कि एग्जेम्प्ट है तो मतलब एग्जेम्प्ट है। उसके बाद आगे चलो, आगे कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर प्रोवाइडिंग इंडियन कार्गो, ठीक, इंडिगो एयरलाइंस फ्रॉम सिक्किम टू मुंबई। मैम ऐसी मैंने तो कोई पढ़ी थी एग्जेम्पशन, याद आ रही है? याद दिलाऊं? देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था, अगर एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इकोनॉमी क्लास है, और उस केस के अंदर अगर इन सारी स्टेट से या तो मैंने क्या किया, या तो मैंने एम्बार्क किया या मैंने टर्मिनेट किया, यहां से या तो मैंने टेक ऑफ किया या मेरा डिपार्चर हुआ, इन सारी स्टेट्स के अंदर, तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। पर एक कंडीशन यहाँ पे क्या थी? इकोनॉमी क्लास होनी चाहिए। क्वेश्चन ने कितने बारीक पॉइंट पर तुम्हें घुमाया है। यहाँ पे एज्यूम करा गया कि वो नॉन इकोनॉमी क्लास है तो जीएसटी के अंदर हो जाएगा टैक्सेबल। क्यों?
सिक्किम है यहाँ पे, क्या सिक्किम यहाँ पे कवर है मैम? यस सिक्किम यहाँ पे कवर है मैम। सिक्किम यहाँ पे कवर है तो एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, पर एग्जाम्प्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी क्लास वर्ड लिखा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन इकोनॉमी क्लास। तो बेटा ये जो आपकी एंट्री हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी जीएसटी के अंदर टैक्सेबल। समझ में आ गया? अब बेटा आगे चलते हैं। आगे मेरे पास एक और एंट्री क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्स 2000 रुपीज। यहाँ देखो इस चार्ट के अंदर एक छोटा सा एक्सेप्शन कराया था, अगर बेटा कोई भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इन क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज तो वो बेटा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारी चीजें एग्जाम्प्ट है, पर इसका एक्सेप्शन क्या था कि ये अगर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए तो वो टैक्सेबल है। तो भैया टैक्सेबल है तो बस जीएसटी इसके ऊपर लगने वाला है, 2000 के ऊपर आपका जीएसटी लगेगा आराम से। ये रहा जी जीएसटी चार्जेबल टू टैक्स। समझ में आ गया? देखो कितने नंबर का क्वेश्चन आया था, 12 नंबर का क्वेश्चन आया था। अगर जिस बच्चे ने चार्ट अच्छे से कर रखे थे उस 12 नंबर को लिखने के लिए एक पेज ये रहा, 2 पेज ये रहे, 2 पेज लिख रहे थे, 12 नंबर गारंटेड सिक्योर। बताओ इसके अंदर कहाँ दिक्कत थी, तुम्हें कहाँ गलती थी और कहाँ तुम शॉर्टफॉल थे? समझ में आ रहा? इट ऑल जस्ट डिपेंड अपॉन द प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें कितनी डीप में है, कितने अच्छे तरीके से। जितने अच्छे तरीके से रिवाइज कर रखी चीज़ है उतना बढ़िया तुम्हारा पेपर जाने वाला है। तो आगे चलो बेटा, एक्सप्लेन करो रीजन, क्या इसको मैं सप्लाई मानूं या सप्लाई नहीं मानूं? सेक्शन 7 याद आ रहा है, सप्लाई मानूं नहीं मानूं? तो आ जाओ सबसे पहले पढ़ते हैं। सिस्टर ऑफ मिस्टर धवन स्टडी कर रही है आर्किटेक्चर इन ऑस्ट्रेलिया, बाहर जाके पढ़ाई कर रही है, ठीक है जी। मेनली डिपेंडेंट ऑन धवन, ध्यान दो भाई, मेनली डिपेंडेंट है भाई बहन, अगर होली डिपेंडेंट है तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फंस जाएंगे, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन धवन को अपना खुद का रेजिडेंशियल घर बनाना था, मिस्टर धवन ने अपनी बहन की सर्विस ले ली विदाउट एनी कंसिडरेशन। भाई बहन है, पैसे थोड़ी देंगे, उससे पूछ लिया कि मैं यार घर की इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहा हूँ, जरा बताइए कैसे बनवाऊंगा, घर बना रहा हूँ, जरा बताइए कैसे बनवाऊंगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे एक चीज क्या है, मुझे ये बताना है कि विदाउट कंसिडरेशन काम हो रहा है। विदाउट कंसिडरेशन है तो उसके बाद सप्लाई मानू या नहीं मानू? सप्लाई तभी बनेगी जब वो 7(1)(c) के शेड्यूल के अंदर फॉल करेगी, जब वो 7(1)(c) के अंदर फॉल करेगी, शेड्यूल 1 के अंदर फॉल करेगी, 7(1)(c) सेक्शन उसके ऊपर लगेगा। अब बेटा एक चीज बता मेरे को, सीधी सी बात है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, अगर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं तो देखो 7(1)(c) क्या कहता था, कहता है अगर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो, बहन है रिलेटेड है, मैंने कैसे बोल दिया रिलेटेड है, यहाँ पर ब्रदर्स सिस्टर पर्सन, अगर ये होनली और मेनली डिपेंडेंट है मेरे ऊपर तो वो मेरे रिलेटिव है। यहाँ पे बोला गया है जो बहन है मेनली डिपेंडेंट है तो भैया बहन तो रिलेटिव हो गई। अगर बहन धवन की रिलेटिव है और अगर रिलेटिव से हमने कोई भी सर्विस ली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कराया, क्योंकि बहन तो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मैं इंडिया में हूँ, सर्विस का क्या हो गया इंपोर्ट। पर अगर वो चीज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तभी वो शेड्यूल 1 आपका सेक्शन 7(1)(c) के अंदर आएगी, अदरवाइज नहीं। अब ये जो मैंने घर बनवाया है ये तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया है, खुद का घर है मेरा, रेजिडेंशियल यूज के लिए बनवाया है, तो मैम ये तो मेरे बिजनेस की इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, सप्लाई है ही नहीं। इवन दो रिलेटिव है, इवन दो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है, पर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये वर्ड मुझे रेजिडेंशियल पढ़ते लग गया, तो इसलिए बेटा ये जो सप्लाई है वो सप्लाई नहीं बनेगी, इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई हम नहीं मानेंगे, ठीक है जी। तो बेटा यही चीज आप लिखी हुई नॉट अ सप्लाई, और वही सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करके पढ़ लेना। उसके बाद श्रेया ने सप्लाई करी है 7000 यूनिट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू विनय। हर प्योर एजेंट, श्रेया का विनय कौन है, एक प्योर एजेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द नेम ऑफ श्रेया। अब जो सामान बिक रहा है वो श्रेया के नाम में बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एफएमसी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने आपको एक सेल करी, ठीक है जी। अब जो आपको बिल जाया, अब जो आपको इनवॉइस रेज होकर गया वो एफएमसी के नाम पे ही था, क्या उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो टैक्स पे करेगा? नहीं पे करेगा। देखो यहाँ पे 7(1)(c) विदाउट कंसिडरेशन, क्या बात हो रही है यहाँ पे बेटा, अगर 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 आपने यहाँ पे एजेंट ने प्रिंसिपल का ही इनवॉइस इशू किया है तो उसको मैं सप्लाई नहीं मानूंगी। पैरा 3 एप्लीकेबल होगा सिर्फ उसी केस के अंदर जहाँ पे एजेंट जो है अपने खुद के नाम का इनवॉइस आपको इशू करके चल रहा है। यहाँ पे जो एजेंट था उसने श्रेया के नाम का इनवॉइस इशू किया, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस इशू किया, नॉट अ सप्लाई। एक एक चीज बारीकी से लिखवा रखे तुमको। इधर आ जाओ, अब आगे चलो, आगे यहाँ पे क्या गिवन है, आगे गिवन है प्रकाश और उसकी जो फैमिली। यहाँ पे देखो सप्लाई ये नहीं है, नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आगे प्रकाश और फैमिली ने 12,000 रुपये रूम टैरिफ पे किया है हर दिन का फॉर द स्टे इन अ होटल इन उत्तराखंड। भाई उत्तराखंड में रहने गए हो, होटल में रह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, बिंदास जीएसटी लगेगा, सप्लाई मानती हूँ मैं इसको, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैम गुड्स क्यों नहीं है, होटल को अपने घर ले आओगे, होटल का जो रूम है उसको अपने घर ले आओगे, नहीं है ना, सर्विस है ना, बस सीधी सी बात है, काम खत्म। उसके बाद मिसेस आर्या या मिस आर्या लेट आउट करे एक प्लॉट ऑफ लैंड जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, लीज के ऊपर दे रही है, और लीज कितनी लेगी, 10 लाख रुपए की लीज लेगी उस कमर्शियल पर्पज के लिए। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, मैंने
मैंने तुम्हें यहाँ पे कराया था कि एक ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी, तो उसमें आपका पैरा यहाँ पे जो था सेक्शन 7(1)(a) अप्लाई होता था, शेड्यूल 2 अप्लाई होता था। वहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर लीज है, टेनेंसी है, ईजमेंट है, लाइसेंस है, यहाँ पे कौन सा केस था, लीज का था, सप्लाई ऑफ सर्विस मानो सप्लाई बनेगी, सीधी सी बात है यहाँ पे। तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सप्लाई है, और सप्लाई किसकी है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। बताओ क्या मुश्किल था, सप्लाई के क्वेश्चन के अंदर तुमसे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बताओ ये सप्लाई है या फिर नहीं है। पहली चीज तो वो, अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। और तीसरी चीज, क्या बेटा वो शेड्यूल 3 के अंदर तो नहीं आ रही कि वो सप्लाई हम उसको मान ही नहीं रहे, ऐसी आइटम जिसको हम सप्लाई मानते ही नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है यहाँ पे शेड्यूल 3 के अंदर, तो वो चीज़ है। सप्लाई के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। आगे चले, आगे बेटा देखो, एक ट्रेडर ने लॉन्च किया पैकेज। अच्छा जी पैकेज, मैम ये तो कॉम्पोजिट मिक्स का कुछ क्वेश्चन है, इसके अंदर भी बताती हूँ बच्चे कहाँ फंसते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर करके आते हैं, उसे तो पता ही नहीं, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते बच्चों के। कहते हैं ट्रेडर ने लॉन्च किया पैकेज फॉर द सेल ऑफ मैरिज, कंटेनिंग डबल बेड है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वुडन वार्डरोब है, एक सिंगल रेट के ऊपर। अच्छा जी, अब देखो वो इनवॉइस जो इशू कर रहा है उसमें हर आइटम, बेड को, रेफ्रिजरेटर को, वॉशिंग मशीन को अलग अलग दिखा रहा है, तो इसको मैं सप्लाई मिक्स सप्लाई मानूं या कॉम्पोजिट मानूं। बच्चे कंफ्यूज कहते हैं मिक्स सप्लाई देंगे, भैया ना तो ये मिक्स है और ना ही ये कॉम्पोजिट है। ध्यान से सुनो, ये बहुत बच्चों को पता ही नहीं है। एक सिंगल इनवॉइस अगर जनरेट हो रहा है, ही इज इशूइंग अ इनवॉइस, सिंगल इनवॉइस, जहाँ पे अगर वो सेपरेट रेट दिखा रहा है हर आइटम का, तो उस केस में हर इंडिविजुअल आइटम पे जीएसटी लगेगा। कोई कंपोजिट नहीं है, कोई मिक्स नहीं है, हर आइटम का अलग अलग जीएसटी लगेगा। अगर एक सिंगल इनवॉइस पे आपने 4 आइटम डाली, सबको अलग अलग दिखा रहे हो, तो अलग अलग उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी, ना कंपोजिट ना मिक्स। सीधा आपको कहना कि चलना है कि भैया यहाँ पे स्पेसिफिक रेट अप्लाई होके चलेगा। समझ में आया? आगे चलो। पारुल लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है गिफ्ट आइटम और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब एक फैमिली पैकेज उसने बनाया जिसमें टॉयज है 18% के रेट पे, ब्यूटी क्रीम है 28% के रेट पे, बेबी केयर प्रोडक्ट्स है 12% के रेट पे, बॉल्स है 12% के रेट पे, और जो पैकेज है, पैकेज का जो प्राइस है वो 1000 रुपये टैक्सेस हटा के, टैक्सेस अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। 25,000 ऐसे पैकेज हमने बनाए थे। ठीक है जी। अब आपको नेचर ऑफ सप्लाई बताना है, कॉम्पोजिट है मिक्स है। मैम नेचुरली बंडल जो नहीं होता, जो भाई सामान नेचुरली बंडल नहीं होता, मैं बेबी केयर प्रोडक्ट्स अलग से खरीदती हूँ, ब्यूटी क्रीम अलग से खरीद रही हूँ, इनका तो मुझे हैम्पर बना के दिया गया, तो वो मेरी सप्लाई है मिक्स सप्लाई, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स उस पर अप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे मैं वैल्यू भी निकाल के बताती हूँ, डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स लायबिलिटी। अब सीधी सी बात है, आग बंद करके क्वेश्चन के अंदर ये मत लिख के आना कि मिक्स सप्लाई हाईएस्ट रेट अटैक्ट होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। मैं हमेशा जब भी मैंने ये तुम्हें स्टार्ट कराया था वन शॉट, तभी एक बात बोली थी, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज सोच लेना, एक चीज ढूंढ लेना कि क्वेश्चन मुझसे मांग क्या रहा है। यूं नहीं कि आधी अधूरी बातें लिख कर आओ फिर पूरे नंबर तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स लायबिलिटी निकालो तो ठीक है मैम, 1000 का पैकेज है, 25,000 ऐसे पैकेज बनाए हैं, तो 25,000 इंटू में 1000, और रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा, हाईएस्ट रेट दैट इज 28% का, 70 लाख का जीएसटी पे करना चला पड़ेगा। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स 70 लाख रुपए पे करके चलने पड़ेंगे। ठीक है जी। देखो यही बातें सारी मैंने यहाँ पे समझा रही है, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, और देखो सिंगल इनवॉइस बट सेपरेट रेट है, तो ना ये सप्लाई आपकी मिक्स है और ना ही सप्लाई आपकी कॉम्पोजिट है। ठीक है जी। चले आगे। समझ में आ रहा है? अगर लग रहा है कि मैम आप थोड़े से फास्ट हो, तो बेटा ऐसा है कि फिर तुझे ना थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरी स्पीड बेटा स्लो कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने पेस से चल सकते हो, बट मैं आपको एक इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करा रही हूँ कि हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ताकि आपका दिमाग खुले, आपका स्कोप वाइडन अप हो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मुझे करके जाने हैं, मैं सिर्फ थ्योरी के भरोसे नहीं जा सकता। ठीक है जी। अब चलो आगे। मेसेज रोहर कंपनी रजिस्टर्ड डीलर है इन गुड्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है जी। ध्यान से पढ़ते हुए चलना। एक रोहन कंपनी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल की 124 लाख रुपए है। अब आपको बताना है कि क्या इसको कॉम्पोजिशन लेवाई मिल जाएगा। मैम कॉम्पोजिशन लेवाई, कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रहा है। ठीक है जी। 24-25 में क्या इसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी? 2 लिमिट थी, मुझे बताओ फटाफट से, कितनी थी मैम? 75 लाख 1.5 करोड़। 75 लाख थी कुछ स्पेसिफाइड स्टेट के लिए, मध्य प्रदेश उसके अंदर नहीं आता, तो मेरी लिमिट कितनी है? 1.5 CR, 1.5 करोड़ की मेरी लिमिट है। अभी के लिए इस साल के लिए उसकी टर्नओवर कितनी हुई है? अभी के लिए इस साल के लिए उसकी टर्नओवर कम ही है, 140 लाख की है। क्या उसको कॉम्पोजिशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भैया। कॉम्पोजिशन की लिमिट है 1.5 करोड़ रुपए की, और पिछले साल उसकी 124 लाख ही हुई थी, तो इसको इस साल कॉम्पोजिशन मिल सकती है, वो बिंदास एलिजिबल है उस चीज के लिए। तो देखो मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ कॉम्पोजिशन के अंदर, अगर तो मेरी जो स्टेट्स है वो 3M नास्तु है, 3M नास्तु मेरी स्टेट्स है, तो 75 लाख है। अदरवाइज इसके अलावा दुनिया जहान की कोई और स्टेट निकल कर आ जाए, मेरे लिए लिमिट है 1.5 करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ की लिमिट चेक करके चलूंगी, तो बेटा यहाँ पे उसको बिंदास कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है। उसके बाद सेकंड,
व्हाट विल बी द टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, ये तो तुमने बता दिया। टैक्स कितना पे करेगा वो बताओ। देख कितना कमाल का क्वेश्चन उन्होंने खेला है ना, तुम्हारा कंसेप्ट इतना ब्यूटीफुली टेस्ट किया उसके अंदर। पता है क्या उन्होंने क्या बोला, देखो उसकी टर्नओवर इस साल की 140 लाख रुपए, बट ऑब्वियसली बात है जीएसटी जो लगेगा इसी टर्नओवर के ऊपर लगेगा। उसने इसकी बाइफिकेशन दी है, कहता है टैक्सेबल सप्लाई 80 लाख की है, एग्जाम सप्लाई 60 लाख की है। अब मुझे बता कि अगर वो रिटेलर था तो उसको कितना जीएसटी पे करना था, अगर वो मैन्युफैक्चरर था तो उसको कितना जीएसटी पे करना था। बच्चे के दिमाग में घंटी बजानी चाहिए। मैम रिटेलर का मतलब वो ट्रेडर की बात कर रहा है, रिटेलर का मतलब वो ट्रेडर की बात कर रहा है। ट्रेडर के अंदर भी 0.5% है, मैन्युफैक्चरर के अंदर भी 0.5% है, पर दोनों के अंदर बीच का खेल क्या था, मैन्युफैक्चरर के अंदर आप सारी की सारी टर्नओवर लेते हो, चाहे वो टैक्सेबल है, चाहे वो एग्जेम्प्ट है, चाहे वो नील रेट है, चाहे वो गुड्स की है, चाहे वो सर्विस की है, ऑल टुगेदर सारी की सारी एक साथ। ट्रेडर के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल लिया करते थे, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की हो, एग्जेम्प्ट के ऊपर जीएसटी नहीं देना। इतनी सी बात थी, इतना सा प्रोविजन था, इतना ब्यूटीफुली तुमसे पूछ लिया। इधर आ जाओ, रिटेलर है तो 0.5% आओ। कौन सा 0.5%, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल का। टैक्सेबल कितना है, टैक्सेबल है 80 लाख, तो 80 लाख का 0.5, 80 लाख का 0.5 कितना है, 40 हज़ार का सीजीएसटी एसजीएसटी निकल कर आ गया। मैन्युफैक्चर है तो भैया 140 लाख पे लगेगा, 80 लाख को नहीं, और ये जो एग्जेम्प्ट है इसको भी इंक्लूड करो, सिर्फ 80 पे नहीं लगेगा, 80 + 60 140 लाख पे लगेगा। तो 140 लाख का 0.5, 140 लाख का 0.5, 70 हज़ार का सीजीएसटी एसजीएसटी निकल कर आ गया। समझ में आया कितने बारीक पॉइंट्स तुमसे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद रीजन के साथ बताओ क्या कंपनी एलिजिबल है कॉम्पोजिशन लेवाई के लिए अगर वो इन स्टेट से बिलोंग करती थी, जम्मू कश्मीर से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से। अभी बताओ तो भाई, जम्मू कश्मीर भैया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, असम फर्क नहीं पड़ता, अरुणाचल प्रदेश अच्छा ये तो मैम 3M नास्तु माता थे, इसकी तो लिमिट 75 लाख थी। तो भैया सीधी सी बात यह है, पहले दो के अंदर टर्नओवर लिमिटेड 1.5 करोड़ रुपए, मेरे को फर्क पड़ता नहीं है। दूसरे थर्ड वाले केस के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर टर्नओवर की जो लिमिट है, एलिजिबल जो लिमिट है वो होनी चाहिए 75 लाख की, इसकी कितनी हो रखी है 140 लाख की। फिर तो ये फंस गया, इस वाले पर्सन को जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलने वाली नहीं है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। प्लेस ऑफ सप्लाई इवन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है आपका, रिवीजन करने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें, पर क्वेश्चन बहुत आसान सा आया। अगर इसको बच्चे को प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन पता था, क्रक्स पता था, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। मैं आपको लिटरली बताती हूँ, अगर आप थ्योरी करो चाहे आप प्रैक्टिकल करो चाहे कुछ भी करो, अगर प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तुम्हें, तो तुम ना थ्योरी कर सकते ना तुम प्रैक्टिकल कर सकते, बिकॉज थ्योरी के अंदर भी अल्टीमेटली तुम्हें प्रोविजन लिख कर आना, तुम अपनी कहानी नहीं लिख सकते। और प्रैक्टिकल के अंदर क्या है, उसी प्रोविजन की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, वही जो तुमने प्रोविजन पढ़ा वो अपनी लाइन में डाल के देगा और तुम इससे पूछेगा। पढ़ो इसको, क्या लिख रखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन रेलेवेंस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई बता के चलनी है। डिटरमाइन करो प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सबसे पहले मिस्टर एक्स कोलकाता का, उसने ऑनलाइन टिकट खरीदी एक्वेटिक वाटर पार्क की मुंबई के अंदर जो है। तुम्हें एक एंट्री याद होनी चाहिए, मैंने तुम्हें सेक्शन पढ़ा रखा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 6। वो कहता था अगर तुमने किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहाँ पे वो पार्क लोकेटेड है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगी भाई, सप्लायर की लोकेशन सबसे पहले फिगर आउट कर लेना। मैं बताऊँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन करना तुम्हें दो चीजें पूछी जाएंगी, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई, जिससे तुम ये डिटरमाइन करोगे कि वो सप्लाई का नेचर कैसा है, वो जो सप्लाई है इंट्रा है या इंटर है। अल्टीमेटली क्वेश्चन तुमसे ये चाहता है कि तुम नेचर बताओ। नेचर बताने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई, दूसरी लोकेशन ऑफ सप्लाई। बच्चा फंसता है प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर। लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हर बच्चे को पता है यार, जहाँ पे सप्लायर है वो लोकेशन है सप्लायर की। एक सीधा सा काम करके आना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, एटलीस्ट ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो लिख के आ जा। क्या पता तेरे एग्जामिनर का क्या मूड हो बेटा, वो तुम्हें नंबर दे दे कि हाँ दोनों में से एक चीज लिख रखी है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही नंबर मिलेंगे, हो सकता है उसके मूड के ऊपर कि हाँ एटलीस्ट बच्चे ने लोकेशन ऑफ सप्लायर तो सही गेस कर रखी है। लोकेशन सप्लाई ढूंढने के लिए, दिमाग लगाने के लिए कुछ चाहिए इसके अंदर, साफ साफ क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। देखो सबसे पहले तो मैं वही वेरीफाई कराती हूँ कितना इजी तरीके से तुम इसको कर सकते हो क्रैक। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मिस्टर एक्स कोलकाता का है, एक्वेटिया वाटर पार्क मुंबई के अंदर है। सप्लायर की लोकेशन भाई जहाँ पे उसका वाटर पार्क है वही सप्लायर की लोकेशन है, सप्लायर लोकेशन मुंबई। उसके बाद जेड एक रजिस्टर्ड है तमिलनाडु के अंदर, जो कि ट्रेनिंग करवा रहा है एम्प्लॉयज ऑफ सी लिमिटेड। अब सी लिमिटेड के अंदर सी लिमिटेड के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहा है। जेड जो सप्लायर है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। लोकेशन ऑफ
सप्लायर तमिलनाडु। अमर एक रजिस्टर्ड पर्सन है अहमदाबाद में, वो रेनोवेशन की सर्विस दे रहा है फॉर द ऋतिका हाउस। अमर कहाँ पे है? अहमदाबाद, लोकेशन ऑफ सप्लायर अहमदाबाद। उसके बाद एक केटरर है जो कि केटरिंग की सर्विस दे रहा है एट द प्रीमाइसेस ऑफ कस्टमर इन नागपुर। अब जो केटरर है वो हैदराबाद में है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हैदराबाद। भाई इसमें किसी को 1% का भी दिमाग लगाना था, कॉमन सेंस थी, वो तो ये चीज़ तो ऐसी थी जो हिडन चीज़ थी, एक हिडन जेम था जो कि तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ था। तुम्हारा आधा काम तो यही सॉल्व हो गया। अब जो पूरी मेरी हार रह गई, वो जो पूरा स्ट्रगल रह गया, वो रहेगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। वो बेटा जब तक तुम्हें सेक्शन लर्न नहीं है तब तक तुम नहीं कर सकते। तो बेटा सेक्शन क्या कहता है, अगर बेटा आप एडमिशन कर रहे हो अम्यूजमेंट पार्क में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे वो पार्क लोकेटेड है, पार्क लोकेटेड है मुंबई के अंदर। मैं कोलकाता में हूँ, मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ, मैं बिहार में, मैं कहीं भी हूँ, पार्क कहाँ पे है वहाँ पे, तो उसी को मानूंगी वो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? मुंबई। उसके बाद जेड रजिस्टर्ड तमिलनाडु में ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ कहाँ पे है? कौन सी कंपनी के? ऐसी कंपनी जो कि राजस्थान में है। तो ट्रेनिंग के लिए हमारा क्या प्रोविजन है? कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करती है ट्रांजैक्शन B2B है या B2C है। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस दे रहे हो, यस मैम बिजनेस को ही दे रहे हैं, सी लिमिटेड बिजनेस को दे रहे हैं हमें, पार्टी है एक रजिस्टर्ड है, तो वो होगी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। रिसिपेंट की लोकेशन क्या है? राजस्थान, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी राजस्थान। अगर वो B2C होती तो वो होती जगह जहाँ पे सर्विस आपकी परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे B2C नहीं है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेरी B2B है। ठीक है, आगे चलो। अमर अहमदाबाद के अंदर है, रेनोवेशन सर्विस दे रहे ऋतिका के लिए। ऋतिका का घर सूरत के अंदर है, पर ऋतिका रहती दिल्ली के अंदर है। सर्विस अगर बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगी जहाँ पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैम मेरी सूरत के अंदर है। ठीक है जी। केटर की सर्विस के लिए लोकेशन जहाँ पे आपकी सर्विस परफॉर्म हुई है। सर्विस कहाँ पे परफॉर्म हुई है? मैम सर्विस परफॉर्म हुई है नागपुर के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज नागपुर। अब मेरे दोनों काम हो गए। अब तुम्हें छोटा सा काम करना है, इंट्रा इंटर का गोला लगा लो। इंट्रा है या इंटर है उसका गोला लगा लेना। मैम मुंबई इंट्रा, राजस्थान तमिलनाडु इंटर, गुजरात और ये भी अहमदाबाद भी गुजरात के अंदर ही आता है इंट्रा, महाराष्ट्र तेलंगाना इंटर। बस काम खत्म। इस क्वेश्चन को करने की सबसे टेक्निक बता रही हूँ बढ़िया। कुछ भी नहीं आता, लोकेशन ऑफ सप्लाई डाल दे, उसके बाद कुछ भी आता है। अब मैं थोड़ा सा ना और थोड़ा सा एक ईजी चीज़ बताती हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई। तुम इस तरीके से सोचना, देखो मैक्सिमम केस के अंदर क्या होता है, जो प्रोविजन को एक बार साइड रखती हूँ, एक बार कॉमन सेंस पे चलती हूँ तुम्हारे साथ, समझ रहे हो मेरी बात को? जो प्रोविजन कहते हैं एक बार को साइड रखती हूँ, एक बार कॉमन सेंस पे चलती हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे वो सर्विस एक तरीके से मुझे मिली। अब ये नहीं कह सकते कि अम्यूजमेंट पार्क है तो अम्यूजमेंट पार्क की टिकट मैंने घर पे बैठ के बुक कर ली, मूवी जाने की टिकट मैंने घर पे बैठ के बुक कर ली, तो मुझे घर पे सर्विस मिली। सर्विस कहाँ मिली? मैं अम्यूजमेंट पार्क में गई, मैंने राइड्स एंजॉय करी, वहाँ सर्विस मिली। अगर मैं बेटा बात करूँ तुमसे, सीधी सी बात ये समझना, यहाँ पे इस केस के अंदर ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग कहाँ मिली? मैम ट्रेनिंग राजस्थान में मिली। रेनोवेशन की सर्विस कहाँ मिली? मैम घर जो कि सूरत में था वहाँ मिली। मैम जो कैंटीन की सर्विस है कहाँ मिली? मैम ऐसे घर में, ऐसे प्रीमाइसेस में जो कि नागपुर में था वहाँ मिली। तो बेसिकली थोड़ा सा अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना, अपनी कॉमन सेंस लगा देना। मैं ये नहीं कहती हर बार एक्यूरेट होगी, पर आपके 90% प्रोविजन के अंदर चल जाएगी। कुछ प्रोविजन होंगे जो कि एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेंगे, बाकी काम चल जाएगा। इस तरीके से जैसे मैंने अप्रोच बताई वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन को करने के लिए। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इस चैप्टर में लर्न करने वाली बहुत सारी चीज़ें, पर यार ट्रिक्स एंड टेक्निक भी तो बता रहे थे को साथ साथ में कि कहीं भी फंस जाए तो एटलीस्ट 0 से बेटर तो कुछ नंबर होते हैं, ये 0 से तो बेटर ही होगा अगर इतना लिख के आओगे, इस स्टेप से चलोगे, तो बस वही चीज़ें हैं। ठीक है, चलो आगे चलो फटाफट से। डिटरमाइन करो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अब बताती हूँ। उज्जवल इवेंट एक ईमेल मैनेजमेंट कंपनी है जो कि कोलकाता के अंदर है, 2 अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है। अर्नव ज्वेलर्स के लिए एक चेन्नई के अंदर है, ठीक है जी, और दूसरा न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है जी। एक है बेटा चेन्नई में जो रजिस्टर्ड है, न्यू दिल्ली में फंक्शन कर रही है, दूसरा सिंगापुर में कर रही है। फिर से बोलती हूँ, एक उज्जवल इवेंट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कि कोलकाता के अंदर है, वो 2 अवार्ड फंक्शन कर रही है अर्नव ज्वेलर्स के लिए। अर्नव ज्वेलर का रेजिडेंस कहाँ पे? अर्नव ज्वेलर रजिस्टर्ड कहाँ पे? चेन्नई के अंदर है, पर उसके जो 2 अवार्ड फंक्शन है वो कहाँ पे करेगी? एक न्यू दिल्ली में, दूसरा सिंगापुर के अंदर। मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई भी आप इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानूं? अगर तो ट्रांजेक्शन मेरी B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट जहाँ पे रिसिपेंट लोकेटेड है। पर अगर मेरी ट्रांजेक्शन B2C है, मतलब सीधी सी बात है, लेट्स सपोज मेरे ब्रदर की मैरिज थी, अब मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया, उन्होंने जो सर्विस दी वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, B2C को दी है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ बेसिकली मान के चलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहाँ पे वो इवेंट हुआ। पर अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपने भाई की शादी सिंगापुर में जाके करूंगी, या फिर नेपाल में जाके करूंगी, या फिर किसी और कंट्री में जाके करूंगी, तो उस केस के अंदर अगर आउट ऑफ इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई है तो मैं मान के चलूंगी प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट जहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डिकोड करती हूँ। उज्जवल ने इवेंट किया, किसको दिया? B2B, एक कंपनी है उसको, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो उस केस के अंदर मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। अब अगर मेरा जो इवेंट है
अगर जो मेरा इवेंट है वो न्यू दिल्ली में हो, वो सिंगापुर में हो, मैं क्या मान के चलूंगी, न्यू दिल्ली वाले केस के अंदर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, द इवेंट मैनेजमेंट सर्विस आई प्रोवाइड टू द अर्नल ज्वेलर चेन्नई एट अ रजिस्टर्ड पर्सन जो है। प्लेस ऑफ सप्लाई मान के चलूंगी चेन्नई, जो कि लोकेशन है रिसिपिएंट की वहाँ पे। इवन जो मेरा इवेंट है वो न्यू दिल्ली में हो, इवन दो मेरा इवेंट सिंगापुर में, मेरे को फर्क पड़ना नहीं है, मैं मान के चलूंगी जो लोकेशन है रिसिपिएंट की। अब बेटा गोलू प्लानर्स है, इसने हायर किया राहुल को जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है जी। उसके बाद तो प्लानर ऑर्गेनाइजेस सन वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र। क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर वो जो वेडिंग होती वो मलेशिया में होती? बिल्कुल। अगर वो जो वेडिंग होती मलेशिया में होती, दैट इज आउटसाइड इंडिया होती, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कहाँ पे रहता है मैम? रिसिपिएंट रहता है आपका कोची केरला के अंदर। जो रिसिपिएंट है वो कहाँ रहता है? कोची केरला में, क्योंकि राहुल ने गोलू प्लानर्स को हायर किया है। राहुल कहाँ रहता है? कोची केरला में। पर अगर वो जो ट्रांजेक्शन है B2C तो है, पर यहाँ पे इंडिया के अंदर ही हुई है, तो जहाँ पे वो इवेंट हुआ, मैम इवेंट कहाँ पे हुआ है? इवेंट हुआ है मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी मेरी? इवेंट, जो आप पे मुंबई के अंदर मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा बेटा क्या था आपका प्रोविजन। इस प्रोविजन के बेस पे आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आपसे पूछा भी गया सेम टाइप का क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लेना। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे बेटा यहाँ पे बोल रहा है आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के बताना है। टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के बताना है। यहाँ पे आपको 4 डेट्स गिवन है। देखो मैं, आप मुझसे पूछते हो मैम कौन सा चैप्टर है, जो मुझे बता दो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उससे थ्योरी क्वेश्चन आएगा। मुझे गिनती से बता दो कौन सा चैप्टर है जिससे मैंने तुम्हें दिखाया कि थ्योरी चैप्टर तुम्हारा, प्रैक्टिकल चैप्टर तुम्हारा नहीं आ रहा। कौन सा ऐसा तुम्हारा चैप्टर है जिससे तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनके नहीं आ रहा? प्लेस ऑफ सप्लाई से आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई से आएगा, वैल्यू सप्लाई से आएगा, सप्लाई से आएगा, रजिस्ट्रेशन से आएगा, एग्जाम्पशन से आएगा, हर किसी से तो आएगा। तो कौन सा चैप्टर तुम छोड़ के जाना चाहते हो? हर चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं प्रैक्टिकल। समझ में आएगा? अब इट इज अप टू द एग्जामिनर डिस्क्रिप्शन कि वो तुम्हें किस चैप्टर का देता है। क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे तुम्हारे प्रीवियस में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग पर्टिकुलर केसेस। 4 डेट्स तुम्हें गिवन है, ठीक है जी। सबसे पहले जिस टाइम पे मैंने हॉल को बुक किया, किसी की शादी वगैरह होती है, सबसे पहले तो हॉल वगैरह को बुक करते हैं, बैंकेट वगैरह को बुक करते हैं, तो बुक कर दिया हमने 6 मई को, ठीक है जी। उस टाइम पे ये बोला गया कि भैया हम फंक्शन वगैरह करेंगे, 15,000 में बुक हो गया हॉल हमारा, एडवांस 3,000 रुपया पकड़ लो। उसी समय हमने एडवांस पकड़ा दिया। 15 सितंबर को वहाँ पे फंक्शन हो गया, शादी वगैरह जो होनी थी, रिंग सेरेमनी होनी थी, वो हो गई। 27 अक्टूबर को उस सामने वाले पर्सन ने, जो बैंकेट वाला था, उसने 15,000 का इनवॉइस इशू किया, जिसमें यह दिखाया कि 12,000 रुपये अब आपके आउटस्टैंडिंग जो आपको पे करने, क्योंकि 3,000 रुपये आप ऑलरेडी एडवांस पे कर चुके हो। 3 नवंबर को हमने बैलेंस पेमेंट कर दी। अब ये जो जितनी बातें मैंने आपको समझाई हमने यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस लिख दी। अब बेटा आपको क्या बताना है? आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसके अंदर एडवांस हो और बाद में फाइनल पेमेंट हो, तो पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देना। एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग निकलेगा, और जो आपका नॉर्मल जो पेमेंट बच जाएगी, जो रिमेनिंग बैलेंस पेमेंट बच जाएगी, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई आपका अलग निकल कर आएगा। फिर से बता दूँ, एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग है, नॉर्मल के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग है। समझा दूँ? अब आपका कहता क्या है, बेसिकली ये आपका फॉरवर्ड चार्ज के अंदर कवर होता है। अब देखो आपका सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इनवॉइस मेरा विद इन टाइम इशू हुआ। मैम टाइम लिमिट क्या थी? इनवॉइस कितने दिन में इशू हो जाना चाहिए था? 30 डेज या फिर 45 डेज? 30 डेज या फिर 45 डेज? क्या इस टाइम पीरियड में इनवॉइस इशू हुआ? मैम देखो सर्विस जो हुई है, फंक्शन जो है 15 सितंबर को हुआ, पर जो इनवॉइस है वो 27 अक्टूबर को हुआ। इनवॉइस जो है वो 30 डेज में इशू नहीं हुआ। बच्चा कहेगा 45 डेज क्यों नहीं काउंट किया? 45 डेज बैंकिंग के लिए होता है, NBFC के लिए होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ी होता। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जिस दिन मेरी सर्विस का प्रोविजन हुआ उससे अगले 30 दिनों के अंदर क्या इनवॉइस इशू हो गया? नहीं इनवॉइस इशू हुआ। अगर मेरा इनवॉइस 30 दिन में इशू नहीं होगा तो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? जिस दिन वो सर्विस कंप्लीट हुई, मतलब दैट इज द प्रोविजन ऑफ सर्विस, और जिस दिन पेमेंट मिली, विच एवर इज अर्लियर। अब दोनों केस के ऊपर आ जाओ। मैम अगर मैं एडवांस की बात करूँ तो सर्विस कंप्लीट कब हुई? 15 सितंबर। पेमेंट कब मिली थी एडवांस? 6 मई, विच एवर इज अर्लियर, 6 मई निकल कर आ गया। अगर मैं नॉर्मल बैलेंस पेमेंट की बात करूँ 12,000 की, सर्विस कब कंप्लीट हुई? 15 सितंबर। बैलेंस पेमेंट कब मिली? 3 नवंबर, विच एवरेज अर्लियर। 15 सितंबर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई बनकर आ जाएगी फॉर द 12,000 रुपये, और 6 मई बनकर आ जाएगी फॉर 3,000 रुपीज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये क्वेश्चन वो बच्चा कर सकता है जिसको प्रोविजन आता है। जिसको प्रोविजन नहीं आता, उसको याद नहीं आ रहा, तो बेटा उसकी गलती है, बिकॉज आप इस क्वेश्चन को फिर क्रैक ही नहीं कर सकते। छोटी सी बात बताओ, मैंने जिस तरीके से बच्चों को जीएसटी करा रखा है ना, ऐसा एक पॉइंट नहीं है जो बेटा नोट्स के अंदर कवर ना हो, जो तुम्हारे प्रीवियस में पूछा गया, और जो तुम्हारा अपकमिंग एग्जामिनेशन है, ऐसा एक चीज़ नहीं होगी जो तुम्हारे नोट्स के अंदर कवर ना हो। मैंने बेटा और लोगों की तरह और टीचर्स की तरह वो काम नहीं किया कि तुम्हारे केम बसल की फोटो उठा के तुम्हारे ChatGPT पे डाली है, तुम्हारी ऑनलाइन जो PPT बनाई थी वो तुम्हें पढ़ा दी। मैंने खुद के लिए, मुझे खुद को पता है, मैंने 150+ आवर्स डिवोट करे तुम्हारे नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो सोचो कितने बढ़िया तरीके से मैंने वो चीज़ें तुमको प्रिपेयर करके सिखा रखी है, और जो बच्चा वैसे करके जाएगा उस सोचो उसकी किस लेवल की प्रिपरेशन होगी अपने एग्जामिनेशन के लिए।
यार ऐसे बच्चों जो मुझसे अपनी ड्यू की जर्नी में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अटैच थे, जैसे सेमेस्टर 1 में थे, 2 में थे, 3 में थे, 4 में थे, तुमने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी होगी, मैम हमेशा फोकस करती है क्वालिटी पे। मतलब इस तरीके से कि मतलब जो उन्होंने करवा दिया वो ऐसा कंप्रीहेंसिव है कि उससे बाहर कुछ आ नहीं सकता। बेटा क्या लगता है जो मैंने तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करवा रखे थे, जिसको मैंने पढ़ाया था तुम्हें, क्या वो ओवर द नाइट डेवलप हुए थे? वो ओवर द नाइट नहीं, वो मुझे पता है कि मैंने कितना एफर्ट करके तुम्हारे लिए वो चीज़ें प्रिपेयर करी थी। और इसी के लिए मैं एश्योरेंस दे सकती हूँ कि जो बच्चा उसको करके जाएगा ना, उन नोट से पढ़ जाएगा, उसको एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आता होगा। अब एक सीधी सी बात बताओ, ये मैम मेरी बुक की लैंग्वेज के अंदर प्रोविजन लिखे हुए इस लैंग्वेज में, मैं इसको चैट जीपीटी करके ये लिख दूंगी कि इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को रिफाइन कर दो और समझा दो। क्या तुम कभी भी उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर पाओगे? क्या तुम कभी भी जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितना डीप डाउन प्रोविजन आता है, क्या तुम कभी भी कैपेबल हो कि तुम उस प्रोविजन को क्रैक कर सकते हो, उस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो? अनलेस एंड अनटिल जब आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और वो नोट्स में कैसे लिखा हुआ है या फिर मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर वो कैसे लिखा हुआ है, तुम क्या कर लोगे? तो बेसिकली बेटा मैं हमेशा फोकस करती हूँ एक अच्छे सोर्स से, एक अच्छी जगह से पढ़ो जो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे कि तुम अपने एग्जामिनेशन में सबसे बेस्ट स्कोर करके आ सको। ठीक है, मैं अभी भी कहती हूँ हो सकता है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम समय तुम्हारे पास बचाओ, पर जो बच्चा एक बार मेरे नोट्स की रीडिंग लगा लेगा ना, मैं ये नहीं कहती बेटा सारे लेक्चर कंप्लीट कर, बिकॉज हो सकता है प्रैक्टिकली टाइम भी पॉसिबल उस चीज़ को अलाउ ना कर पाए, पर अगर वो तुम नोट्स से पढ़ के जा रहे हो, तुमको वो चीज़ें थोड़ी बहुत याद है, क्योंकि नोट्स के अंदर क्या होता है, तुम्हारी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक मेमोरी होती है तुम्हारी कि हाँ भैया ऐसे ऐसी मैंने कुछ प्लेसमेंट करी थी। मैं ये नहीं कहती उसका रट्टा लगाना है, उसको रट लेना है, बिल्कुल एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में जो तुम्हारे पॉइंट जो एग्जामिनेशन टाइम पर तुम्हें ट्रिगर करती है ना, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है तुम्हारे लिए। और तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैंने करके दी थी, मैंने तुम्हें बेटा सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके दिए थे। आज मार्केट में तुम मुझे एक बुक का नाम बता दो जिसके अंदर तुम्हारे सारे पीवाईक्यू बिल्कुल 100% एक्यूरेट सॉल्व है, वो बैठ के सॉल्व करे थे ताकि तुम्हें एक अच्छी चीज़ मिले। आज बेटा तुम बीकॉम ओरिएंटेड पूरे यूट्यूब पे मुझे एक ऐसी वीडियो ढूंढ के दिखा दो जिसका ना तुम्हें एग्जामिनेशन इस तरीके से करा रखा है चार्ट्स की फॉर्म में, जो तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हारे को आरसीएम की वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आरसीएम की 1 घंटे की वीडियो देखने के बाद कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जिसका एक भी डाउट आरसीएम के अंदर अनटर्न रह जाए कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई। बेटा हर चीज़ के लिए ना एक टाइम लगता है, एक एफर्ट लगता है। आपको जस्ट उस वैल्यूएबल चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन मेरे लिए किस टाइप की मेहनत कर रहा है और किसका कंटेंट में कंज्यूम करके, किसका कंटेंट में ले सके, मतलब किसके कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग करके अपने बेस्ट ग्रेड सिक्योर कर सकती हूँ। कोई ऐसा नहीं होता जो बेटा आपको एश्योरेंस दे कि मैं तेरे को ओ ग्रेड की तैयारी कराता हूँ, विच मीन्स मैं तेरे को 100% तैयारी करवा के चलता हूँ कि तेरे पेपर के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जो मेरी पढ़ाई भी ना आए। तो बेसिकली बेटा हमेशा फोकस करा करो और अपने जूनियर्स को भी इस चीज़ की गाइडेंस दिया करो कि एक अच्छे वैल्यूएबल चीज़ के पीछे मुझे जाना है। ठीक है जी, चलो हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट नहीं होते हैं, अपने स्टिक टू द टॉपिक वापस आते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ चलिए, पंकज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज इन द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑन 7 जून। ठीक है जी, अब पंकज इंडस्ट्रीज ये सर्विस ले रहा है ट्रांसपोर्टर की, समझ में आ गया मैम। एडवांस पेमेंट हो गई थी, ट्रांसपोर्टर को सेम डे कर दी, 7 जून को ट्रांसपोर्टर को एडवांस पेमेंट कर दिया, दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट। पहले ही पैसा दे दिया, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि एडवांस पेमेंट हाफ एंड हाफ में हुई है, पूरी पेमेंट एक बारी में कर दी। उसके बाद हाउएवर कंसाइनमेंट जो है हमेशा उसी समय भेजा नहीं गया क्योंकि फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक हो गई। इंस्टेड वो कंसाइनमेंट भेजा कब गया, वो कंसाइनमेंट भेजा गया आपका 20 जुलाई को। इनवॉइस जो कि रिसीव हुआ ट्रांसपोर्टर से वो हुआ 22 जुलाई को। ट्रांसपोर्टर यहाँ पे क्या है, आधा बच्चा तो इसी में कंफ्यूज, ट्रांसपोर्टर बेटा सप्लायर है, सप्लायर से मुझे इनवॉइस मिला है किसको, 22 जुलाई को। अब यहाँ पे ना एक चीज आपकी लगती है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टर की जो सर्विस है वो आरसीएम में टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या है मैम, जो टैक्स पे करके चलेगा वो पंकज इंडस्ट्रीज टैक्स पे करके चलेगा। मैं समझाऊं, इसका प्रोविजन भी तुम्हें करा रखा है आरसीएम के अंदर। अगर आरसीएम का केस है तो तुम क्या चेक करते हो, डेट ऑफ पेमेंट। मैम डेट ऑफ पेमेंट मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7 जून। उसके बाद 61 डेज फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर ने इनवॉइस कब इशू किया था, ट्रांसपोर्टर ने इनवॉइस कब इशू किया था। मैम ट्रांसपोर्टर ने इनवॉइस इशू किया था मेरा 22 जुलाई को, वहां से 61 डेज ऐड करके चलो, 61 डेज मतलब एक तरीके से 61 डे कौन सा निकल कर आएगा उसके बाद, तो बस वो मेरा डे निकल कर आ रहा है मैम 21 सितंबर। तो बस विच एवर इज अर्लियर कर दो, इसमें से विच एवर इज अर्लियर जो भी आएगा वो बेटा आपका टाइमर सप्लाई बन जाएगा। अब बेटा एक चीज़, अगर मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर सप्लायर का इनवॉइस गिवन नहीं है, बोला है कि रिसिपेंट ने इनवॉइस दिया है, तो रिसिपेंट का इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या तो क्वेश्चन के अंदर ए या बी लगेंगे या फिर क्वेश्चन के अंदर ए या सी लगेंगे। समझ में आ गया, तो बस विच एवर इज अर्लियर किया मैंने, यहाँ पे मेरा काम बन गया। तो मेरी डेट निकल कर आ रही है 7 जून, जो कि मेरी टाइम ऑफ सप्लाई बन के आएगी, दैट इज द अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। ये एक बारी में डिकोड कैसे हुआ, नोट्स के थ्रू।
आगे चलो, आगे बेटा बेटा बात करेंगे। देखो मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारा पेपर आसान आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भाई टफेस्ट से टफेस्ट भी आता है। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगी, मैं तुम्हें पीओटी का बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का क्वेश्चन कराऊंगी। इससे मुश्किल क्वेश्चन जिसके अंदर तुम्हें कभी प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, जो तुम्हारे 2025 के अंदर आया था, जब एनईपी में पेपर पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, और वो भी बीकॉम प्रोग्राम के पेपर के अंदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वो भी तुम्हें करवा के चलूंगी, ध्यान से चलो। यहाँ पे बेटा बात हो रही है सीआईआरटी की। सीआईआरटी क्या है बच्चे को यही नहीं पता, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अब सवाल ये उठा कि देखो पहले रेट ऑफ टैक्स कितना था 28%, बाद में रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया 18%। ये चेंज कब हुआ? ये चेंज हुआ एक डेट को, दैट इज 1 जून को, ठीक है जी, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, मुझे डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस गिवन होगी कि सर्विस इस दिन दी गई, इस दिन इनवॉइस इशू हुआ और इस दिन मेरे को पेमेंट की रिसीविंग हुई। अब मुझे बताना क्या टाइम ऑफ सप्लाई, मेरी टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, अब किस बेसिस पे मैंने निकाला और उसके हिसाब से रेट ऑफ टैक्स क्या निकल के आएगा। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है मेरा सीआईआरटी के ऊपर। जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है वो अच्छे से कर लेगा। अब बेटा यहाँ पे देखो हम ये देखते थे सप्लाई, अगर सप्लाई जब भी हुई वो रेट चेंज होने से पहले हुई या रेट चेंज होने के बाद हुई। अगर मेरी सप्लाई जो है वो रेट चेंज होने से पहले हुई तो उस केस के अंदर हम क्या करते थे, देखो मैं आपको यही वाला कंसेप्ट समझाती हूँ। अगर जो बेटा आपकी सप्लाई है, ये जो बेटा आपकी सप्लाई है, या यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, सारी की सारी बेटा आपकी रेट चेंज होने से पहले हुई है। आपकी जो रेट चेंज हुआ वो इस डेट को हुआ, जो रेट चेंज हुआ वो इस डेट को हुआ। तो अगर कभी भी आपकी सप्लाई रेट चेंज होने से पहले हो रही है तो उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट विल बी द अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। मैम सप्लाई कब हुई है, सप्लाई हुई है इस दिन को। अब मेरी कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जो कि रेट जो चेंज हुआ था उससे पहले हुई, रेट चेंज कब हुआ 1 जून। कौन सी ऐसी सप्लाई है जो 1 जून से पहले हुई, मैम 1 जून, ये भी 1 जून से पहले, ये भी, दैट इज 1st, 2nd, 5th और 6th, 1st, 2nd, 5th और 6th। वहां पे मेरा प्रोविजन लगेगा सेक्शन 14A का, 14A, ये मेरा प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया। तो उस केस में हम क्या देखते हैं, अर्लियर ऑफ 2 डेट्स, 2 डेट कौन सी है, जिस दिन इनवॉइस हुआ और जिस दिन पेमेंट हुई, विच एवर इज अर्लियर। मैम इनवॉइस की ये रही, पेमेंट की ये रही, विच एवर इज अर्लियर निकाल लो। 1, 2, 5, 6 के अंदर देखो विच एवर इज अर्लियर, ये राजी, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ये राजी, विच एवर इज अर्लियर, ये राजी, विच एवर इज अर्लियर, ये राजी। तो देखो विच एवर इज अर्लियर। अब बेटा विच एवर इज अर्लियर के अंदर ये सारी डेट्स मेरी निकल कर आ गई, दैट इज 1, 2 दिस और दिस। अब टैक्स बताओ कौन सा लगेगा। मैम ये बात हो रही है मई की, तो मई के अंदर रेट कितना था 28%। ये बात हो रही है जून की और ये बात हो रही है मई की। अब जून के अंदर रेट क्या हो गया था, जून के अंदर रेट आफ्टर जून हो गया था 18%, और ये मई की बात हो रही है तो इसमें भी रेट कितना लगेगा 28%। ये तो मेरे मैम 4 केस हो गए, 1st, 2nd, 5th और 6th। बीच के बच गए 2। अब ये बीच के 2 अलग आपने क्यों करे, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी जो सप्लाई हो रही है वो रेट चेंज होने के बाद हो रही है। रेट चेंज कब हो गया 1 जून को, सप्लाई कब हो रही है 10 जून। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका प्रोविजन लगेगा वो बेटा आपका यहाँ पे लगने वाला है 14B का। अब 14B का प्रोविजन कहता है, आपको बिल्कुल लूसेंट मैनर में समझाती हूँ मैं आपको। 14B का प्रोविजन ये कहता है कि बेटा अगर आपकी डेट जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया या जो भी पेमेंट होगी, हम इसके अंदर विच एवर इज लेटर देख के देखेंगे। अगर सप्लाई पहले हो रही है चेंज इन डेट ऑफ टैक्स से, अगर सप्लाई यहाँ पे हो रही है तो विच एवर इज अर्लियर, पर अगर सप्लाई यहाँ पे हो रही है तो विच एवर इज लेटर। अब विच एवर इज लेटर के अंदर भी 2 केसेस थे। अगर तो बेटा यहाँ पे इनवॉइस यहाँ पे रेज हुआ, देखो इनवॉइस यहाँ पे हुआ, पेमेंट यहाँ पे हुई, या पेमेंट यहाँ पे हुई, इनवॉइस यहाँ पे हुआ, तो विच एवर इज लेटर। मतलब एक पहले दूसरा बाद में, दूसरा पहला पहला बाद में, तो इस तरीके से विच एवर इज लेटर। पर अगर क्या हुआ, दोनों के दोनों ही पहले हो गए, दैट इज इनवॉइस भी पहले और आपका पेमेंट भी पहले, या फिर इनवॉइस भी बाद में पेमेंट भी बाद में, तो उस केस में विच एवर इज अर्लियर चेक किया करते थे। मेरे को ये टॉपिक उसी बच्चे को समझ में आएगा जिस बच्चे ने एक बार पढ़ रखा है। जो पहली बार कर रहा है तो हो सकता है उसको थोड़ी दिक्कत हो। मैं आपको फिर से एक बार आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ। विच एवर इज अर्लियर वाला कंसेप्ट हो गया। देखो इस टाइमलाइन से समझो, अगर सप्लाई तुम्हारी यहाँ पे हो रही है तो लगेगा 14A। 14A कहता है तुमको विच एवर इज अर्लियर देख के चलना है, जो भी तुम्हारा इनवॉइस है और जो भी तुम्हारी पेमेंट की डेट है, विच एवर इज अर्लियर। पर अगर सप्लाई तुम्हारी यहाँ पे हो रही है, रेट चेंज होने के बाद हो रही है, तो उसके अंदर 2 केसेस है। कुछ केस में लगेगा विच एवर इज अर्लियर, कुछ केस में लगेगा विच एवर इज लेटर। विच एवर इज अर्लियर किस में लगेगा, विच एवर इज लेटर किस में लगेगा, यहाँ से समझाती हूँ तुमको। जिस दिन तुम्हारा रेट चेंज हुआ, अगर उससे पहले इनवॉइस डेट थी, बाद में पेमेंट की डेट है, या पेमेंट की डेट पहले है, इनवॉइस की डेट बाद में है, याद करने का तरीका एक पहले एक बाद में, दूसरा पहले पहला बाद में, तो भाई इस केस का नाम देखते थे विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में है। पर अगर ऐसा सिनेरियो है कि भाई इनवॉइस भी पहले पेमेंट भी पहले, या फिर इनवॉइस भी बाद में पेमेंट भी बाद में, तो उस केस में विच एवर इज अर्लियर। अब समझाते तुमको इस केस के अंदर। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, डेट ऑफ इनवॉइस पहले है,
पेमेंट बाद में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर लेके चलेंगे, ठीक है जी। विच एवर इज अर्लियर, देखो यहाँ पे सॉरी विच एवर इज लेटर देख के चलेंगे। विच एवर इज लेटर कब आएगा, जब बेटा एक पहले दूसरा बाद में। देखो विच एवर इज लेटर, कौन सा रेट, जून का है तो 18%। यहाँ पे इस केस में आ जाओ, यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, इनवॉइस की डेट ये रही, रिसिप्ट की डेट ये रही, ठीक है जी। इनवॉइस की डेट ये रही, आपके रिसिप्ट की डेट ये रही। अब बेटा इस केस के अंदर क्या हो रहा है, पेमेंट की रिसिप्ट की डेट ये है, इनवॉइस की ये है। अब यहाँ पे एक पहले एक बाद में विच एवरेज लेटर देख के चलेंगे। विच एवरेज लेटर के अंदर कौन सा रेट लगेगा मेरा, 18% का, क्योंकि ये जून में फॉल हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला, ये मैंने आपको एडिशनली कराया है, एडिशनली। ये इसका कोई यहाँ पे पॉइंट कवर नहीं है। अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है तुम्हें ऐसी भी चीज़ें गिवन हो कि बेटा यहाँ पे आपका गिवन हो 18/5/24 और 28/5/24 और यहाँ पे गिवन हो 29/5/24। तो उस केस के अंदर मैं विच एवरेज अर्लियर देख के चलती, मेरी डेट बनती है 28/5। 28/5 के हिसाब से रेट लगता है मेरा 28% का। समझ में आया, ये वाला मैंने तुम्हें एडिशनली सिखाया है। ये कब, अगर दोनों डेट पहले या दोनों डेट बाद में तो विच एवरेज अर्लियर, अदरवाइज विच एवरेज लेटर ही लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हें। अब बेटा एक सब्सिडी का क्वेश्चन कर लो। सब्सिडी का क्वेश्चन भी तुम्हारा आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, ठीक है। सब्सिडी में तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सब्सिडी में तुम्हें एक चीज़ बतानी चाहिए, अगर सब्सिडी मेरी गवर्नमेंट से, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, और वो भी इंडिया की गवर्नमेंट से रिसीव हो रही है, तो सब्सिडी को मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू में एड बैक नहीं करूंगी। पर अगर सब्सिडी मुझे किसी भी पर्सन से रिसीव हो रही है, दुनिया जहां के किसी और पर्सन जो कि गवर्नमेंट नहीं है उससे सब्सिडी रिसीव हो रही है, तो मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू में एड बैक करके चलूंगी। पर अगर वही सब्सिडी मेरी लमसम में मुझे मिली है या फिर ब्लैंकेट सब्सिडी है, तो मैं ट्रांजेक्शन वैल्यू में एड बैक नहीं करूंगी। मैम क्वेश्चन कुछ भी मेंशन नहीं है। क्वेश्चन मेंशन है कि सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मिली, किसी और चीज से मिली है, किसी और पर्सन से मिली है, तो भैया डिफॉल्ट एजम्पशन लेके चलूंगी, सब्सिडी को ट्रांजैक्शन वैल्यू में मैं ऐड बैक करके चलूंगी। समझ में आ गया। यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, 1,20,000। इसमें से गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की सब्सिडी हटा दो, उसके बाद ये सारी सब्सिडी को कर दो ऐड बैक। ये सब्सिडी नहीं करी और ये सारी ऐड बैक कर दी, ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गई 1,60 की। 1,60 की ट्रांजैक्शन वैल्यू, 18% का जीएसटी लगा दो, 1,60 पे 9% के हिसाब से ये आपका जीएसटी बनकर आ गया। टोटल अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द स्टूडेंट, स्टूडेंट कितना पैसा देगा मैम, स्टूडेंट पैसा देगा मेरा 1,20 तो वो, और बाकी का जीएसटी 28,800 का, स्टूडेंट मेरे को पैसा देगा 1,48,800 का। सिंपल सी बात है, सब्सिडी का कंसेप्ट ये कहता है कि सब्सिडी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड बैक तभी होगी जब बेटा आपकी सब्सिडी जो है गवर्नमेंट से रिसीव नहीं हो रही। अब बेटा सीधी सी बात है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड बैक क्यों कर रहे हो, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो ये 1,20,000 की वैल्यू निकाली है, ये सब्सिडी माइनस करा दी थी, सब्सिडी पास ऑन हो गई थी स्टूडेंट को। अब बेटा आज अपने आईटीसी के क्वेश्चन के ऊपर पढ़ो इसको। एबीसी एंटरप्राइज एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जीएसटी के अंदर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक केटल को बेचता है, इसने ऐसा जीएसटी पे कर रखा है। तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि आईटीसी क्या वो क्लेम कर सकता है, एलिजिबल है या फिर नहीं है, कौन कौन से खर्चों पे क्लेम कर सकता है, कौन कौन से खर्चों पे नहीं करेगा। बेसिकली यहाँ पे बेटा आपको 17(5) ब्लॉक क्रेडिट के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर द पैकेजिंग ऑफ कैटल्स। भाई कैटल को पैक करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल लगाया, कोई भी चीज जो कि बिजनेस के खर्चे से रिलेट करती है, दैट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ये जो खर्चा उसने इंकर किया दैट इज 1,20,000 का, ये जो जीएसटी पे कर रहा है, ये कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इसका आईटीसी को बिंदास मिलेगा। उसके बाद भैया उसने रेंट पे किया है, रेंट पे तो जीएसटी आ रहा है उसका, दैट इज 9,000 रुपीज का। रेंट जो पे कर रहा है किसके लिए कर रहा है, स्टोरिंग वेयर हाउस, स्टोरेज वेयर हाउस के लिए। वेयर हाउस किसका पार्ट है, घर में तो घर के बंदे तो रहते नहीं वेयर हाउस के अंदर, बिजनेस का पार्ट है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उसका आईटीसी को मिल जाएगा। उसके बाद जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। भाई स्टेशनरी ऐसी है जो कि घर में बच्चे यूज नहीं कर रहे, ऑफिस की स्टेशनरी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, उसका जीएसटी उसको मिल जाएगा, आईटीसी उसको मिल जाएगा। उसके बाद जीएसटी पेड ऑन रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 5% ऑन हायरिंग ऑफ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट इज 20,000 रुपीज। बेटा जो जीएसटी पे किया गया है दैट इज 20,000 रुपीज, वो किस लिए पे किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्यों कर रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, उसका आईटीसी को मिल जाएगा। उसके बाद जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ एयर टिकट फॉर द बिजनेस ट्रैवल। भाई बिजनेस के ट्रैवल के लिए, पर्सनल थोड़ी है यार, बिजनेस के ट्रैवल के लिए कर रहा है वो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आईटीसी को मिल जाएगा। उसके बाद जीएसटी पेड ऑन केटरिंग सर्विस फॉर द एम्प्लॉय मीटिंग, दैट इज 25,000 रुपीज। आपको पता है ये चीज आपकी ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आती है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर आती है। कोई भी फूड बेवरेजेस, कोई भी केटरिंग की सर्विसेज, ब्यूटी, हेल्थ, ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इन सब का आईटीसी मिलता नहीं है, तो इसका भी नहीं मिलेगा। ये केटरिंग की सर्विस भी वहाँ पे इंक्लूड हो गई। अब भैया हमने सीए से कंसल्टेंसी ली, सीए से बातचीत करी कि भैया कैसे कैसे करना है, टैक्स कैसे बचाना है, तो उसके अंदर उसने 10,000 रुपये मुझसे फीस चार्ज कर लिया। भाई कंसल्टेंसी लिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए लिया है, उसको बिंदास जीएसटी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद जीएसटी पेड ऑन मेंबरशिप फीस ऑफ द
रिक्रिएशनल क्लब, दैट इज 8,000 रुपीज। आपको याद है ना, क्लब वगैरह के लिए 17.5 में ब्लॉक्ड है, इसका नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा, इट एडमिसेबल। ठीक है जी। आपको कैसे याद है कि 17.5 में ब्लॉक है? बेटा पढ़ोगे लिस्ट तभी तो याद आएगा आपको भी कि कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो कि गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली बोल दी कि अगर ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है, इसमें कोई भी जीएसटी है, तो उस केस के अंदर हम उसका आईटीसी आपको देने वाले नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आपको मेंशन है कि परचेज किया एसी, ऑफिस के लिए किया 25,000 रुपए का एसी, जीएसटी उसकी परचेज पे हमने पे किया 3,000 रुपए, 25,000 का एसी था, उसकी परचेज पे 12% के हिसाब से 3,000 रुपए का जीएसटी पे किया, डेप्रिसिएशन क्लेम करो 28,000 के ऊपर। ये चीज बहुत बेसिक चीज थी। आप बेटा जीएसटी के अमाउंट की दो ही चीजें कर सकते हो, या तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या फिर उसका आईटीसी ले लो। जीएसटी की अमाउंट जो 3,000 की थी उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चीज का बेनिफिट एक ही बार लोगे, एक बार खर्चा किया था। इसको बहुत बढ़िया सा मैंने लॉजिक समझाया था तुम्हें। एक बार तुमने अगर खर्चा किया है तो या तो अपनी बुक्स के अंदर ईयर ऑन ईयर उसे एज अ डेप्रिसिएशन दिखा दो, या फिर वन टाइम उसको आईटीसी क्लेम कर लो। तो यहाँ पे वो बोल रहे सीधा 28,000 के ऊपर, सीधा 28,000 के ऊपर वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, इसका मतलब उसको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को तुम्हें घुमाती हूँ, अगर यहाँ पे लिखा होता 25,000 रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, एसी की कॉस्ट पे, वो जीएसटी वाले अमाउंट पे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसको जीएसटी 3,000 रुपए का मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 25,000 रुपए होता तो आईटीसी एडमिसेबल, यहाँ पे 28,000 रुपए है इसलिए आईटीसी इनएडमिसेबल। नो आईटीसी अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो हम टैक्स कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, कोई भी कैपिटल गुड्स दैट इज एसी, उसके टैक्स कॉम्पोनेंट पे मतलब जीएसटी वाले पार्ट पे अगर डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, जीएसटी पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ अ एम्प्लॉय 25,000 रुपए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए जीएसटी पे किया था, लाइफ इंश्योरेंस ली, उसमें जीएसटी था 25,000 रुपए का, नॉन स्टैट्यूटरी। इसका मतलब क्या, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। अगर कोई भी चीज लॉ के तहत ऑब्लाइज नहीं है, क्या कोई करना ही पड़ेगा, तो उसका आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है, इनएडमिसेबल। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन कराते हो तुम्हें आईटीसी का, समझ में आ जाएगा एक बारी में। गुड्स सर्विस बोथ यूज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, भैया पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हो, आईटीसी नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो इसका आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। ये आपके क्या लगा रखा है मैम? बेटा ये मैंने आपको समझा रखा है कि देखो मैंने अपने चार्ट्स के फॉर्म में बच्चों को कैसे कैसे करा रखा है। ठीक है जी, इसका आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद बेटा बात करें फ्री सैंपल्स की। मैंने आपको एक चीज बता रखी है, आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी अगर नहीं मिलेगा, अगर आपने फ्री सैंपल्स दिए आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगा, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया था तो। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बता ही नहीं रहा, आईटीसी लिया था आईटीसी नहीं लिया था, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी मान लूंगी, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी मान लूंगी, मैं मान कर चलूंगी मैंने आईटीसी नहीं लिया था, मैंने गुड्स डिस्पोज ऑफ कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ फ्री सैंपल या फिर फ्री गिफ्ट के हिसाब से, तो बेसिकली इसके अंदर मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया था, आईटीसी अलाउ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब कॉन्ट्रैक्टर टू द मेन कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे क्या था, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हमने एक सब कॉन्ट्रैक्टर से ली है तो उस केस के अंदर आईटीसी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्ड में जो सर्विस ली है सब कॉन्ट्रैक्टर की, किसके लिए? आउटवर्ड में वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने के लिए। ठीक है जी, तो इसका आईटीसी अलाउ होगा। तो सेकंड वाले का नहीं है और थर्ड वाले का है, सेकंड वाले का नहीं अलाउड है और थर्ड वाले का आईटीसी अलाउ हो जाएगा। उसके बाद आगे चलो, आगे मुझे कह रहे स्टेशनरी परचेज आईटीसी अलाउड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बसेस परचेज बाय कंपनी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। मैंने क्या बताया था, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो आईटीसी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो आईटीसी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, पर अगर बस की सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा लोग हैं तो आईटीसी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऊपर है, एजम्पशन लेके चलना। क्वेश्चन के अंदर मेंशन थोड़ी कर रखा है कि बस के अंदर सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, क्वेश्चन के अंदर एजम्पशन लेके चलना कि बस की सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, मोर देन 13 है तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर तुम एज्यूम करो कि बस की सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है तो उस केस में आईटीसी मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखो, स्टेशनरी परचेज का आईटीसी मिल जाएगा। बस के लिए आईटीसी उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने एज्यूम किया था कि सिटिंग कैपेसिटी इज 13 और लेस। अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा एज्यूम कर रहे हो तो आईटीसी यहाँ पे अलाउ आपका हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो, आगे क्या कह रहे ट्रक फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। देखो जी, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको करनी है गुड्स की, बिंदास आईटीसी अलाउड है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। पर अगर बेटा आपकी सिटिंग कैपेसिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात कर रही हूँ 13 या उससे कम है तो उस केस में आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कह रहे एयरक्राफ्ट वाज परचेज बाय एन एविएशन स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सर्विसेज। एविएशन स्कूल के लिए, एयर एंड वेसल के लिए क्या बताया था, अगर बेटा एग्जामिशन के अंदर वो फॉल हो जाएगा आपको आईटीसी उसका मिल जाएगा। अगर बेटा वो जो एयरक्राफ्ट है वो ट्रेनिंग या फ्लाइंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, ट्रेनिंग फ्लाइंग
फ्लाइंग की दे रहा है, स्कूल की तरीके से ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईटीसीएस का मिल जाएगा। उसका गुड सोल्ड बाय एनआरटीपी पर्सन इन इंडिया, इस चीज़ की भी समझा रखा है। अगर बेटा एनआरटीपी गुड सोल्ड कर रहा है तो उसको आईटीसी अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो देखो एनआरटीपी के केस के अंदर यहाँ पे क्या था, आईटीसी को अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, गुड्स के लिए हो गया, एयरक्राफ्ट का मिल जाएगा, एनआरटीपी को नहीं मिलने वाला। आगे चलो, आगे मुझे क्वेश्चन का कह रहा है रॉ मटेरियल टू बी यूज इन कैंटीन। भाई कैंटीन वाला केस याद आ रहा है तुम्हें, कैंटीन वाला फूड बेवरेजेस नॉर्मली अगर इंप्लॉय डायरेक्टर को दी जा रही है, कोई आईटीसी का मिलने वाला नहीं है। फूड बेवरेजेस, कन्फेक्शनरी, कैंटीन सब एक ही बराबर है, तो इसका आईटीसी मिलता नहीं है। उसके बाद लास्ट, गुड्स यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। भैया आपने एक चीज पढ़ रखी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो, दैट इज लैंड और बिल्डिंग बना रहे हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, मेरे को फर्क पैदा नहीं है, इसका आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, कैंटीन वाले रॉ मटेरियल का कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया आपको? ये 17.5 में ब्लॉक्ड है और ये भी अगेन 17.5 में ब्लॉक्ड है। ये सारी चीजें ब्लॉक जो आपका है, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा पता कैसे चलेंगे आपको, जब तक आप प्रोविजन नहीं पढ़ोगे। प्रोविजन अगर पता है तो हर चीज आपकी पॉसिबल है, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे हमारे आरसीएम के क्वेश्चन के बारे में। देखो ऋषि कंपनी लिमिटेड रिटेल कर रहा है मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर। अब जो उसकी टर्नओवर थी इस साल की वो है 45 लाख रुपए और उसके पिछले साल की जो टर्नओवर थी वो थी 60 लाख रुपए। मैम मेरे को टर्नओवर क्यों मेंशन है? मेरे को तो क्वेश्चन का सीधा बताना है कि मेरे को इसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफसीएम लग रहा है या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम लग रहा है। यहाँ पे मेरे को लिमिट क्यों गिवन है, टर्नओवर क्यों गिवन है? आपको एक चीज बताओ, ये आपको टर्नओवर इसलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं बिकॉज ये आपसे आरसीएम के साथ साथ आपका एक और चैप्टर दैट इज एग्जेम्पशन वो लगवाना चाहते हैं, ठीक है जी। कैसे, एक एक एंट्री बताओ, पढ़ाती हूँ आपको तब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एंट्री मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने लीगल कंसल्टेंसी सर्विस ली है XYZ लॉ फर्म से 50,000 रुपए की, ठीक है जी। उस पर जीएसटी रेट 18% का। जो लॉ फर्म है XYZ वो लॉ फर्म जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। अब बेटा अगर आपको एक चीज पता है, लीगल सर्विस के अंदर अगर लीगल सर्विस कोई भी फर्म ऑफ एडवोकेट दे रही है, किसको दे रही है? एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है। आपको सीधी सी बात है, ऋषि लिमिटेड पता है, ऋषि लिमिटेड क्या मेरी बिजनेस एंटिटी नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? इसकी जो टर्नओवर मैम उस तरीके से है कि इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है ही। जीएसटी में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी मैम? 20 लाख या फिर 40 लाख एक्सटेंडेड लिमिट। उसकी टर्नओवर कितनी है? 45 लाख की। भाई उसको तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है ही है, तो इस केस के अंदर वो एक मेरी बिजनेस एंटिटी बन जाएगी। अगर कोई भी फर्म ऑफ एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो उस केस के अंदर बेटा आरसीएम अप्लाई होता है, विच मींस जो भी रिसिपिएंट है सर्विस का दैट इज ऋषि लिमिटेड, वो बेटा अप्लाई करके चलेगा, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करवा के चलेगा। अब यहाँ पे टर्नओवर का मतलब क्या था, टर्नओवर मुझे क्यों गिवन थी 45 लाख की, वो समझाती हूँ आपको बेटा एक एंट्री पता थी आरसीएम एग्जाम्पशन के अंदर। एग्जाम्पशन में आपने ये पढ़ रखा है कि जो लीगल सर्विसेज वगैरह है, अगर कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट किसको दे रहा है? किसी बिजनेस एंटिटी को। अगर तो वो बिजनेस एंटिटी ऐसी है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में वो जो लीगल सर्विस है वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। पर अगर वो जो बिजनेस एंटिटी है वो इस तरीके की है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है तो उस केस के अंदर वो चीज हो जाएगी टैक्सेबल। अब टैक्सेबल होगी ये तो मैं समझ में आ गया, ये मुझे बता दिया एग्जेम्पशन वालों ने, पर टैक्सेबल कैसे होगी? एफसीएम में जाएगी या आरसीएम में जाएगी, वो मुझे पता चल गया आरसीएम वाले चैप्टर से। समझ में आया कि वो चीज टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, वो पता चली एग्जेम्पशन वाले चैप्टर के अंदर। और फिर अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल आरसीएम में है या फिर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है, वो मुझे पता चली मेरे आरसीएम वाले चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया? देखो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर उस तरीके की है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस के अंदर जो भी लीगल सर्विस है भैया उस पर लगेगा टैक्स, टैक्सेबल है। और टैक्सेबल कैसे है? आरसीएम के अंदर वो टैक्सेबल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि आपको ये टर्नओवर की जो अमाउंट है वो क्यों गिवन थी, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोक्योर्ड सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज फ्रॉम द सिक्योर्ड गार्ड प्राइवेट लिमिटेड। 30,000 रुपए की मैंने सर्विस ली है उससे, ठीक है जी। जो ये सिक्योर्ड गार्ड प्राइवेट लिमिटेड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सिक्योर्ड गार्ड प्राइवेट लिमिटेड है वो एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। अब बेटा आपको मैं समझाती हूँ, सिक्योरिटी की सर्विसेज अगर कोई भी पर्सन से मिल रही है बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मुझे साफ साफ बता रहे कि जो सिक्योर्ड गार्ड प्राइवेट लिमिटेड है वो एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अब वो दे किसको रहा है? अगर वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, ऋषि लिमिटेड को दे रहा है, तो उस केस में जो भी रिसिपिएंट होगा सर्विस का उस पर आरसीएम लग जाएगा, वो आरसीएम में टैक्स पे करवा के चलेगा। तो अगेन देखो बेटा यहाँ पे आरसीएम अप्लाई हो रहा है। उसके बाद थर्ड केस कह रहे इंट्रा स्टेट सर्विस है, एक रेंट ऑफ कैब अवेल फॉर द कैरिंग ऑफ पैसेंजर बाय ऋषि कंपनी। ऋषि कंपनी ने क्या किया है, एक सर्विस ली है, रेंट पे गाड़ी ले ली, कैब ले ली कि भैया मेरे जो
मैसेंजर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करके देना। किससे लिए? महेश से। महेश क्या है? एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल अंडर जीएसटी, एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। एक चीज समझ में आ गई कि जो महेश है ना तो उसकी कोई कंपनी है ना ही वो बॉडी कॉर्पोरेट है, एक इंडिविजुअल है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। महेश चार्ज कितना कर रहा है? महेश उस सर्विस के ऊपर 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटलिटी में 5% चार्ज कर रहा है। आपको ये और बता रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो इस अमाउंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है और महेश जो है आईटीसी अवेल नहीं कर रहा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर अगर जो सप्लायर है 5% का जीएसटी चार्ज कर रहा है, आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है और सप्लायर कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह नहीं होनी चाहिए, नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल है और वो रिसिपेंट किसको दे रहा है? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, किसी भी कंपनी वगैरह को दे रहा है, ऋषि लिमिटेड को दे रहा है, तो उस केस के अंदर क्या अप्लाई होगा? उस केस के अंदर बेटा आपका आरसीएम अप्लाई होगा। तो देखो मैंने सारी कंडीशन आपको मैच करा दी, आईटीसी नहीं ले रहा वो वाली भी, 5% ले रहा है टैक्स उसकी भी, उसके बाद आपको ये भी बता दी कि जो महेश है वो आपका अदर बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और जिसको सर्विस दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो सारी कंडीशन मैच, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? मेरा आरसीएम लग जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4, ऋषि कंपनी लिमिटेड सर्विस अवेल कर रहा है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, रेंट दे रहा है वो 60,000 रुपये पर महीने का। किससे सर्विस ले रहा है? प्रकाश से। अब प्रकाश जो है बेसिकली वो सर्विस दे रहा है ऋषि को कि भैया मैं आपको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा हूँ। ऋषि कंपनी लिमिटेड इस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज़ करेगी, खुद के रहने के लिए यूज़ करेगी। तो देखो यहाँ पे आपका क्या था? रेजिडेंशियल, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है रेजिडेंस के लिए यूज हो रही है और रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज ऋषि लिमिटेड है। अब उस केस के अंदर बेटा आपका आरसीएम अप्लाई होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेजिडेंस के लिए यूज हो रही है और रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही है, ऋषि लिमिटेड को मिल रही है, ऐसा पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आरसीएम अप्लाई होता है। समझ में आ गया आपको एक बारी में? उसके बाद आगे चलो, ऋषि कंपनी लिमिटेड अवेल कर रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज फ्रॉम अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। देखो मैं आपको बताती हूँ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के बारे में। अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी पर्सन दे रहा है जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मैम यूनिवर्सिटी वगैरह दे रही है, साफ साफ बता रखे क्वेश्चन के अंदर कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, किसी भी ऐसे बंदे को जो कि बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, किसको मिल रही है? मैम ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट को मिल रही है, ऋषि कंपनी को मिल रही है वो सर्विस। ऋषि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, ऋषि कंपनी एक कंपनी है, ठीक है जी। तो उस केस के अंदर आपका आरसीएम अप्लाई होता है। तो देखो सारे केसेस में आपका आरसीएम अप्लाई हो गया। कैसे कैसे एंट्री मैच हुई वो सारी मैंने आपको समझा दी। आ जाओ आरसीएम का एक और क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द रीजन, कौन लायबल है जीएसटी पेमेंट करने के लिए टू द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग केसेस? ठीक है जी। सबसे पहले कैश्यू नट सप्लाइड बाय द एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट अगर कैश्यू नट्स दे रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अगर ऐसे ऐसे गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो उसके ऊपर आरसीएम लगेगा, प्रोवाइडेड जो सप्लायर है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे कैश्यू नट की भी एंट्री थी, कैश्यू नट जो कि शेल्ड नहीं है, जो कि फील्ड नहीं है। मुझे क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं कर रखा कि वो शेल्ड है, फील्ड है, कैसे है। मैं मान के चलूंगी कि जो क्वेश्चन है वो मेरे फेवर में चल रहा है, मेरे कैश्यू नट जो ऐसे एंट्री के अंदर प्रिस्क्राइब है वो वैसे ही कैश्यू नट है। किसको मिल रहे हैं? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रहे हैं, उस केस के अंदर आरसीएम लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द कंपनी, कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो उस केस के अंदर कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा? आरसीएम अप्लाई होगा। अगर तो वो सर्विस दे रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर तो फॉरवर्ड चार्ज है, और अगर वो सर्विस दे रहा है अपनी, ठीक है जी, तो आरसीएम अप्लाई होगा। समझ में आ गया? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे मैम आरसीएम अप्लाई हो जाएगा, हमने यहाँ पे पढ़ लिया। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, कंपनी लायबल है कि उसको टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज अगर मिस्टर एक्स दे रहा है एक पार्टनरशिप फर्म को, अभी समझा के लाइए आपको स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के बारे में। देखो यहाँ पे देखो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के बारे में, कोई भी पर्सन मिस्टर एक्स दे रहा है, ठीक है जी, मिस्टर एक्स नाम से पता चल रहा है कि भैया तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही नहीं, कंपनी तो है नहीं, इंडिविजुअल पर्सन है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है, तो मैम वहाँ पे आरसीएम अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे आरसीएम अप्लाई हो जाएगा आपके पॉइंट नंबर 3 के अंदर। पॉइंट नंबर 3 है कौन सा है? 5th वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आगे बेटा गिवन है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रोड। ये तो पता ही है, जीटीए की एंट्री सबसे फेवरेट एंट्री है। अगर जीटीए सप्लाई कर रहा है तो उस केस के अंदर आरसीएम अप्लाई होता है, ठीक है जी, आरसीएम अप्लाई होकर चलेगा। समझ में आ गया आपको?
बताओ समझ में आ गया। कोई भी फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, सीटीपी, अगर कोई भी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो वो जीएसटी की पेमेंट करके चलेंगे रिवर्स चार्ज के अंदर। अगर जीटीए जो है वो बेटा, अगर जीटीए जो है वो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है। जीटी के पास दो ऑप्शन है, या तो भैया रिवर्स चार्ज में दे या फिर फॉरवर्ड चार्ज में दे। अगर जीटीए जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है गुड्स की इन रिस्पेक्ट, और वो सामने से क्वेश्चन नहीं बता रहा कि वो फॉरवर्ड चार्ज यूज कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो एंट्री है वो रिवर्स चार्ज में। जीटी अपनी सर्विसेज जिस मर्जी को दे रहा है वो रिवर्स चार्ज के अंदर अपना टैक्स की पेमेंट करवा के चलेगा, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू इंडिविजुअल्स। देखो अगर कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है इंडिविजुअल्स को, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स सर्विस किसको दे रहा है? इंडिविजुअल। अब एंट्री क्या था मैम? यहाँ पे बिजनेस एंटिटी था, वो इंडिविजुअल नहीं है। गवर्नमेंट है, वो इंडिविजुअल नहीं है। बचे कौन? नॉन बिजनेस एंटिटी, इंडिविजुअल। एग्जाम्प्ट है भाई, एग्जाम्प्ट है। समझ में आ गया? आरसीएम वाले क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है तुम्हारे साथ कि मैम या तो फॉरवर्ड चार्ज होगा या फिर रिवर्स चार्ज होगा, आपको एग्जाम्पशन भी साथ साथ में करके चलनी है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस अगर किसी इंडिविजुअल को, दैट इज नॉन बिजनेस एंटिटी को मिल रही है तो बेटा वो एग्जेम्प्ट होती है। यहां पे आ जाओ, एग्जेम्प्ट। समझ में आ गया? उसके बाद एक्स एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाई कर रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेलिंग कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, रेंट पे दे रहा है उसको। किस पर्सन को? एक ऐसे पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड है पर कॉम्पोजिशन वाला नहीं है। ये तो पूरी पूरी एंट्री थी। सप्लाई बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू एनी पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर। जो एंट्री थी एज इट इज आपको गिवन है, इस पे आरसीएम अप्लाई होगा, बिल्कुल आरसीएम होगा। तो बस ये चीज बेटा यहाँ पे मेंशन है। तो देखो आरसीएम को बहुत ईजी है। आरसीएम अगर आपने ढंग से कर रखा है, आपको एंट्री पता है कि ये सप्लायर होना चाहिए, ये रिसीपेंट होना चाहिए और ये ट्रांजैक्शन है। अगर तीनों चीजें ए बी सी तीनों चीजें मैच हो रही है तो आरसीएम। अगर आरसीएम नहीं लग पा रहा किसी भी रीजन की वजह से, या तो सप्लायर दूसरा है, या रिसीपेंट दूसरा है, या फिर ट्रांजैक्शन दूसरी है, तो उस केस के अंदर क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर जब भी आरसीएम देखोगे हमेशा एक चीज माइंड में रख के चलना कि आरसीएम को मैं एग्जाम्पशन के साथ रिलेट करता हुआ चलूंगा। आरसीएम भी पढ़ूंगा, एग्जाम्पशन भी करूंगा, ठीक है। आगे चलो, आगे बेटा हमारा क्वेश्चन आता है किसका? पीओटी का, पेमेंट ऑफ टैक्स का। अब इसके अंदर आपको करना क्या है? आपको बेटा बेस्ट यूटिलाइजेशन करके चलना है अपने आईटीसी का। एक मिनट का टाइम लगाती हूँ, आपको समझाती हूँ कैसे। आपको बेटा अपनी आउटपुट सप्लाई गिवन है कि भैया मेरे को इतना इतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करवा के चलना है, ये मेरी सेल के ऊपर इतना टैक्स बनता है। अब आपके पास कुछ इनवर्ड भी है, आपके पास कुछ आईटीसी भी बचा हुआ है, पड़ा हुआ है आपके पास आईटीसी, आपके पास आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का आईटीसी पड़ा हुआ है। अब यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? आईजीएसटी का जितना भी आईटीसी है सबसे पहले आईजीएसटी में यूज होगा और उसके बाद सीजीएसटी में यूज कर लो पहले, या एसजीएसटी में कर लो, आपके ऊपर है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा पैसा एस में कर लो, सारा पैसा सी में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन करके चलना है। वो कैसे होगा वो भी समझाऊंगी। अगर सीजीएसटी का है तो पहले सीजीएसटी में यूज करना, फिर कुछ पैसा अगर बच गया, उसका आईटीसी बच गया तो आईजीएसटी में यूज करना। मैम अगर फिर भी कुछ बच गया तो बेटा एसजीएसटी में यूज नहीं होगा, नहीं होगा। सिमिलरली एसजीएसटी का, एसजीएसटी पहले अपने पेट भरेगा, फिर बड़े भाई आईजीएसटी का पेट भरेगा, पर अपने साथ जो सीजीएसटी है उसका नहीं करेगा, उसका वो कुछ नहीं करने वाला। इसका मतलब जो क्रॉस यूटिलाइजेशन होगा सीजीएसटी एसजीएसटी के बीच में वो नहीं होता है। मैं तुम्हें समझाऊंगी बेस्ट यूटिलाइजेशन करके कैसे चलना है। सबसे पहले इधर आ जाओ, अनन्या रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको फर्निश कर रहा है। ये क्या है? मेरी इंटर स्टेट परचेज, इंटर और ये इंट्रा, ठीक है जी। ये क्या है? मेरी इंटर और इंट्रा सेल्स। सबसे पहले करना क्या है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सेम एज इट इज फॉर्मेट बना लेना कि भैया इतना इतना जीएसटी मुझे पे करवाना है अपनी आउटवर्ड सप्लाई, अपनी सेल के ऊपर। कितना कितना? मैम अगर मेरा इंटर स्टेट सेल्स है तो उसका मतलब 12 लाख के ऊपर कितना परसेंट करवाना है? मैम 12% का। 12 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 1,44,000 रुपए। मैम अगर मेरी इंट्रा स्टेट सेल्स है, सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा 25 लाख के ऊपर, कितना? 12 लाख का 12% का आधा आधा 6%, 6%, तो 25 लाख का 6%, 25 लाख का 6%, 1.5 लाख निकल कर आ गया। इतनी मेरी लाइबिलिटी जो कि मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करानी है, ठीक है जी। अब मेरे पास आईटीसी कितना मैं वो चेक करती हूँ। आईटीसी के अंदर देखो आपकी दो तरीके की परचेज है, एक तो आपकी इंटर स्टेट परचेज, दूसरी आपकी इंट्रा स्टेट परचेज। इंटर स्टेट परचेज का मतलब आईजीएसटी लगेगा इसके ऊपर, तो 16 लाख का 12%, इसका मतलब मेरे पास आईजीएसटी आ गया इनपुट के अंदर 1,92,000 का। अब बेटा इंट्रा स्टेट परचेज भी है मेरे पास 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख का 6%, 20 लाख का 6%, मेरे पास इनपुट का सीजीएसटी, इनपुट का एसजीएसटी आ जाएगा 1,20,1,20 का। अब यूटिलाइजेशन चालू करते हैं। सबसे पहले इनपुट का आईजीएसटी है 1,92,000 का, 144 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए। अब कितने बच गए? अब मेरे पास बच गए 48,000 रुपीज। मैं कहाँ एडजस्ट करूँ? मैं सीजीएसटी
में करूँ, मैं SGST में करूँ, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है CIS में किसी भी तरीके से लगा सकते हो, किसी भी प्रपोर्शन में किसी को भी पहले दे सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, अभी ना मैं अपने 48,000 को करती हूँ होल्ड, मैं बाद में देखूंगी जिसके कम पड़ेंगे ना उसकी हेल्प करूंगी, ठीक है जी। अब मैं उठाती हूँ किसको, इनपुट CGST को, 1,20,000। इसकी लाइबिलिटी कितनी थी, 150 की। मैं मार्क करवाती हूँ कि मेरा क्वेश्चन का सीक्वेंस कैसा था। आपने सबसे पहले ये लिख लिया आउटपुट जितनी लाइबिलिटी है, आपने ये लिख लिया कि इनपुट मेरे पास कितना है, ठीक है। अब मैं 1,92,000 में सबसे पहले 144 को तो यहाँ पे एडजस्ट करूंगी, IGST अपना खत्म कर दूंगी, इसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। बच गए कितने, 48,000, इसको भी करूंगी होल्ड, बाद में बताऊंगी 48,000 को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। अब आ जाओ 1,20,000 पे। अब 1.5 लाख में से 1,20 तो यहाँ पे खत्म हो गए, IGST अभी भी, सॉरी CGST अभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है, 30,000 रुपये का, छोड़ दो इसको। अब SGST की बात करो, अब SGST भी 1.5 लाख का था, 20,000 रुपये मैंने यहाँ से माइनस करवा दिए, ठीक है जी। अब मैम मुझे बताओ ये 48,000 को मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। एक काम करो बेटा, यहाँ पे अभी बैलेंस कितना बचा हुआ है, 1.5 लाख माइनस 1,20, यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है 30,000, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, अगेन यहाँ पे भी आपका बैलेंस बचा हुआ है 30,000। अब किसी को भी दे दो, 48,000 में से 30,000 यहाँ दे दो, 18,000 रुपये यहाँ दे दो, और जो बाकी का बच जाएगा 12,000 रुपये, वो कैश लेजर के थ्रू, कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करवा के चलना उसकी, ठीक है। चलो आगे आगे कह रहे हैं एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट A to Z चेक हो रहे हैं, उसके अंदर आपका रूल 86B भी लग रहा है। और आपको कमाल की बात बताऊं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन किसके पेपर के अंदर आया, प्रोग्राम के बच्चों के पेपर के अंदर आता है, 14 नंबर का क्वेश्चन। तो जो बच्चे प्रोग्राम के ये सोचते हैं ना मेरा प्रैक्टिकल मुश्किल नहीं आता, बेटा तुम्हारा प्रैक्टिकल भी मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल आता है। जरा देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्या चीजें तुमसे नहीं पूछी गई। एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया डीलर्स के साथ, अब इसने कहा कि मैं AC खरीदूंगा 1.5 टन की कैपेसिटी के साथ, ठीक है जी। अगर वो कह रहा है कि तुमने 50 से ज्यादा यूनिट्स खरीद ली तो मैं तुमको 10% का डिस्काउंट देके चलूंगा, ठीक है। एक उसने इंटरस्टेट सप्लाई करी है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 50 लाख रुपए की। अब उसको इंट्रास्टेट सप्लाई के बारे में कुछ गिवन है, और उसकी परचेजेस के बारे में कुछ गिवन है, और कुछ उसने और खर्चे करे। आपको ये बताने कि क्या उसका ITC मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मतलब ब्लॉक तो नहीं है, इनएडमिसिबल तो नहीं है, ठीक है। एक एक चीज को पढ़ते हुए चलते हैं। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे। क्वेश्चन चाहता है आपको CGST SGST IGST का रेट ऐसा ऐसा प्रोवाइडेड है, आपको इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज जो जितनी भी यहाँ पे गिवन है दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इसमें टैक्स कोई भी इंक्लूड नहीं है, और जितनी भी कंडीशन थी ITC को अवेल करने की वो सारी फुलफिल हो चुकी है। आपको बताने कि नेट GST कैश के अंदर कितना पे करके चलना है फरवरी के महीने का, ठीक है जी। एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बेटा ये देखना है कि मेरा ITC कितना अवेलेबल है मेरे पास, फिर आपको ये देखना है कि मेरी आउटपुट की लाइबिलिटी कितनी बनती है, इतनी इतनी लाइबिलिटी बनती है, इतना इतना ITC है, फिर मैं इसका करूंगी क्या, सेट ऑफ। 3 स्टेप में मेरा आपका जो पूरा आंसर है वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करना है कि मेरे पास ITC कितना है, दूसरा मैंने कैलकुलेट करना है कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है, और फिर मैं लाइबिलिटी में से अपना ITC एडजस्ट करने के बाद ये डिटरमाइन करूंगी कि मेरे को जो कैश के अंदर कितना पे करवा के चलना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ITC चेक कर लेते हैं अपना, इधर आ जाओ। ITC का कोई ओपनिंग बैलेंस है, ITC का क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है, तो यस ये रहा मेरा ओपनिंग बैलेंस। CGST में 58, मैं मार्क करते हुए चलती हूँ साथ साथ, CGST में 58, 70 और 10 लाख। आ जाओ इधर, ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, 58 और 70। अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, कभी कभी कहते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हारा आंसर गलत कराने के लिए डेलिबरेटली क्या करते हैं वो, आगे पीछे IGST ऊपर दे देंगे, CGST यहाँ दे देंगे, SGST यहाँ। तुम्हें पता है कि यार पहले I था फिर C था फिर S था, ऊपर नीचे दे देंगे। इसको ध्यान से देख के चलना, वैल्यू सही जगह पे प्लॉट करना। कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज कर देते हैं। तुम्हें पता है सीक्वेंस, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कि पहले I आता है फिर C आता है फिर S आता है, वो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कर रखा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। मैंने ओपनिंग बैलेंस तो डाल दिया। अब देखो इनवर्ड जो भी मेरी परचेजेस हुई है उसका देखो, रॉ मटेरियल खरीदा ITC मिल जाएगा, मेंबरशिप जिम मेंबरशिप के लिए पे किया, अरे भाई जिम मेंबरशिप के लिए जो मैंने पे किया क्या कोई ऑब्लिगेटरी था, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थी, नहीं थी। ITC मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो 50,000 का ITC तो नहीं मिलेगा। उसके बाद ट्रक परचेज किया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रक परचेज किया, कोई भी आपने मोटर व्हीकल परचेज किया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास उसका ITC मिलेगा। तो 20 लाख और 30 लाख का आपको ITC मिलने वाला है। तो देखो 20 लाख का ITC मिलेगा। अब सवाल ये उठते कि जो रॉ मटेरियल परचेज किया सारी की सारी मेरी इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा मैम, CGST और SGST लगेगा। कितना कितना लगेगा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 9% का लगेगा, तो देखो 9% का ईच लगेगा। तो IGST में कुछ नहीं, CS के अंदर 81 जिम मेंबरशिप का कुछ नहीं मिलने वाला। और ट्रक जो हमने खरीदा था 30 लाख का ट्रक था, अगेन इंट्रास्टेट परचेज है मेरी, तो 270 इतना मैम मेरे पास ITC अवेलेबल है। यहां तक मेरी कहानी ओके, यस। अब बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें हो गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे मेरी आउटवर्ड की सेल्स, आउटवर्ड की लाइबिलिटी कितनी थी, ठीक है जी। मैम मैंने माइक्रो ओवन सप्लाई किया था 15 लाख रुपए का, ठीक है जी। माइक्रो ओवन सप्लाई किया 15 लाख रुपए का, इसकी क्या है मेरी,
इसकी मेरी इंट्रा स्टेट सेल्स है, ये देखो इंट्रा स्टेट सेल्स है, तो CGST SGST लगेगा 9% के हिसाब से, ये राजी। उसके बाद और क्या किया है, सप्लाई किया है रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर के साथ, मिक्स सप्लाई है, तो मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट मेरा अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे 28% लगने वाला है। बेशक क्वेश्चन मुझे क्या कि 18% लिखना है, 9% करना है, 9% करना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे मेरा मिक्स सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो 40 लाख के ऊपर 28% और आधा आधा करोगे तो 14% का लगेगा, ना कि 9% का। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये अच्छी चीज थी कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन मिक्स सप्लाई का बन रहा है, तो आपके क्वेश्चन के अंदर रेट कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड हो, मैं अपना प्रोविजन लेकर चलूंगी, मेरे को मिक्स सप्लाई का लगाना है, तो यहाँ पे मैंने 14% निकाल दिया। ठीक है जी, किस वैल्यू के ऊपर, 40 लाख की वैल्यू के ऊपर। अब आगे सप्लाई ऑफ AC 1.5 टन की कैपेसिटी 50,000 रुपीज पर AC। अब मैंने AC की सप्लाई करी है 50,000 रुपए का, ठीक है जी, एक AC है। अब समझो यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, क्वेश्चन को अगर तुम केयरफुली पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन के अंदर एक चीज मेंशन थी, अगर तुम AC बेचोगे तो तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखो यहाँ पे मेंशन था, अगर तुम 1.5 टन का AC बेचोगे और 50 से ऊपर क्वांटिटी बेचोगे तो तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने 50 लाख के AC बेच दिए और 50,000 रुपए का एक AC था, तो क्या मैं ये निकाल सकती हूँ कि कितने AC बेचे मैंने, 50 लाख माइनस 50,000, मैंने 100 AC बेच दिए एक तरीके से। बात कितने की हुई थी, 50 क्वांटिटी से ज़्यादा की, तो भैया मैंने 100 क्वांटिटी अगर बेच दी तो मुझे 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ हुई, 50 लाख माइनस 10%, 45 लाख की वैल्यू के ऊपर आपका GST लगेगा, अगेन 99% के हिसाब से, तो ये आपका GST एप्लीकेबल हो गया। समझ में आया। बहुत बच्चे गलती करके 50 लाख की वैल्यू के ऊपर निकाल के आ जाएंगे। अरे भाई फिर अगर 50 लाख की वैल्यू पे निकालोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का रेलेवेंस है, इसका मतलब ही क्या रह गया, वो जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसका मतलब ही क्या है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि भैया 50 लाख के AC बेचे, एक AC 50,000 का था, इसका मतलब कितने AC बेचे, 100 AC बेचे। बातचीत ये हुई थी मेरी कि 50 से ऊपर बेचोगे, 50 से ऊपर जैसे AC बिकेंगे तो सामने वाले रिसिपेंट को 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब कुछ बचा, यहाँ पे देखो एक चीज बची है, आपका एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक सप्लाई करिए एयर कंडीशनर की, टू ओनली वन डीलर नेम टू मिस्टर L, एक डीलर मिस्टर L को करके चाहिए इसने सप्लाई, ठीक है जी, एक ही सप्लाई करके चलिए। एक यहाँ पे चीज़ है, इंटरस्टेट सप्लाई हुई है मेरी इन द मंथ ऑफ फरवरी 50 लाख की, तो यहाँ पे IGST आएगा 50 लाख का सीधा 18% मेरा IGST आएगा 9 लाख रुपए का, और बाकी CGST SGST में कुछ नहीं आएगा। इन सब का लगाओ टोटल, मेरा जो आउटवर्ड टैक्स मुझे गवर्नमेंट को जो पे कराना है वो आया 9 लाख, 11 लाख, 11 लाख। समझ में आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, IGST CGST SGST इतना टैक्स मेरे को पे करवाना है। पर मैम यहाँ पे ये क्या कंसेप्ट उठ के आ गया, रूल 86B, मैं समझाती हूँ बेटा। रूल 86B आपको सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर बेटा किसी भी तरीके से आपकी रूल 86B के अंदर जो टैक्सेबल सप्लाईज है, अगर वो 50 लाख से ज्यादा की होगी, टैक्सेबल सप्लाई के अंदर इंडिविजुअल नहीं चेक करनी, हर महीने की, मतलब किसी भी मंथ की उठा लो, लेट्स सपोज फरवरी मंथ की उठा लो, फरवरी मंथ में जितनी भी आपने सप्लाई करी है सबका कर दो एग्रीगेट, और एग्रीगेट करने के बाद जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है, अगर वो बेटा 50 लाख से ज्यादा की है, तो उस केस में आपको बोला गया कि आप अपने जितना भी ITC है उसका 99% ही यूज कर सकते हो। आपको बेयर मिनिमम 1% जो ITC है वो कैश के फॉर्म में पे करवा के ही चलना पड़ेगा। दिस इज व्हाट रूल 86B सेज। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो फिर बेटा, अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, पेबल इन कैश, बेयर मिनिमम तुम्हें 1% तो रूल 86B के हिसाब से पे करके चलना पड़ेगा। मैम 50 लाख से ऊपर हुई कैसे, आप मुझे गिनवा दोगे एक बार। बिल्कुल गिनवाऊंगी बेटा। 15 लाख ये रही, 40 लाख ये रही, 50 लाख ये रही और 50 लाख ये रही, ये सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई है, फरवरी के महीने में हो रही है, 50 लाख से ऊपर है, तो भैया रूल 86B अप्लाई यहाँ पे होगा। समझ में आ गया। तो 9 लाख का 1% 9,000, 11 लाख का 1% 11 लाख का 1% 11,000, 11 लाख का 1,000 11,000। तो बेसिकली इतना पैसा तो मेरे को कैश के थ्रू करवा के चलना ही पड़ेगा। अब बच कितना गया, दिस माइनस दिस, इतना मेरे पास बच गया, इतनी मेरी लाइबिलिटी बच गई। अब मैं इसको कैसे सेट ऑफ करूंगी, अपने ITC के थ्रू। अब देखो मेरे पास ITC कितना मैं आपको समझाती हूँ। 8,91,000 की मेरी लाइबिलिटी है, ITC IGST के अंदर 10 लाख रुपए का है, तो 891 तो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएंगे। अभी भी रिमेनिंग मेरे पास बैलेंस बचेगा कितना, 1,09,000 रुपए का ITC का बैलेंस बचेगा IGST के अंदर। अब मैं सोचूंगी बाद में, इसको मैं करती हूँ होल्ड पे, सोचूंगी बाद में कि मेरे को C को देना है, S को देना है, किन लोगों को देना है, किस प्रपोर्शन में देना है। ठीक है जी। तो 1,09,000 अभी मैंने डाल दी किसके ऊपर, होल्ड पे। यहाँ पे लिख लो बेशक 1,09,000 मेरे गए होल्ड के ऊपर। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे मेरे को यहाँ पे CGST के अंदर कितनी पेमेंट करनी है, 10,89,000 है मेरे पास, कितना 5,08,000। तो बेसिकली देखो 5,08,000 मैंने यहाँ से क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया, 5,08,000 यहाँ से हो गए माइनस। अब SGST के अंदर कितना है मैम लाइबिलिटी है 10,89,000, मेरे पास कितने 5,20,000, तो 5,20,000 मैंने यहाँ से माइनस करवा दिए। अब सवाल ये उठता है कि मैम मेरे पास बैलेंस तो अभी भी बचा हुआ है, तो मैं IGST
जीएसटी का कैसे करूँ, एक काम करते हैं 1,09,000 को आधा आधा दे देते हैं, दोनों को आधा आधा दे दो, इसको पूरा दे दो या फिर इसको पूरा दे दो, ये दोनों को आधा आधा दे दो, इससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला फाइनल आंसर के ऊपर। तो देखो मैंने दोनों को आधा आधा दे दिया, अब मेरी इतनी लायबिलिटी बनकर आ रही है, ठीक है, जो मुझे कैश में पे करवानी है। इतना मैंने और करवाना था क्योंकि 1% कहता था रूल 86 भी, तो टोटल मेरे को दिस प्लस दिस इतना मेरे को कैश के थ्रू पे करवा कर चलना पड़ेगा, ई कैश लेजर के थ्रू। समझ में आ गया, इतना मेरे को करवा के चलना पड़ेगा। ये अमाउंट पहले मैंने माइनस करवाई ताकि मेरे को पता चल जाए कि इस अमाउंट का मुझे आईटीसी का सेट ऑफ करवाना है, और बाद में जाके जो मैंने कैश को डिपॉजिट करवाने वाली अमाउंट सेट असाइड करी थी उसको मैंने ऐड बैक कर दिया, ऐड करके दिखा दिया कि दिस प्लस दिस टोटल इतनी अमाउंट मुझे ई कैश लेजर के थ्रू पे करवा के चलनी है। चले आगे। अब बेटा मैं आपको करवाती हूँ आपके कस्टम के वैल्यूएशन ऑफ कस्टम के क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा करके। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स इंपोर्ट हो रहा है एयर के थ्रू, जिसकी सीआईएफ प्राइस, अब बच्चे को पता ही नहीं सीआईएफ क्या होता है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट का जो प्राइस है उसका वो है $1 लाख, ठीक है जी। अब जो फ्रेट है $5,000 है, इंश्योरेंस जो है वो $4,000 है। बैंकर ने रियलाइज किया जो पेमेंट है फ्रॉम द इंपोर्टर उस पर एक्सचेंज रेट लग रहा है 74 का, ये जो डॉलर है इसका एक्सचेंज रेट अगर आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो 74 रुपीज़ का लगेगा। सेम डेट पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने बोला कि 73 रुपीज़ का रेट है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात कि एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट किसी का भी नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ सीबीआईसी का लेना है। आरबीआई दे, गवर्नमेंट दे, बैंक अपना अपना दे, सीबीआईसी दे, कोई भी दे, मेरे को जो एक्सचेंज रेट लेकर चलना है सिर्फ सीबीएसई का लेकर चलना है। इस बात को लेकर क्वेश्चन बहुत तुम्हें घुमाएगा कि इसका रेट, उसका रेट, इसका रेट, उसका रेट, मुझे सिर्फ एक रेट लेना है, दैट इज सीबीएसई का रेट, ठीक है जी। उसके बाद आपको असेसेबल वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको रूल 7 लग रहा है, दैट इज डिफेक्टिव वैल्यू मेथड। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में सीधा सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार एज इट इज। समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसको अच्छे से करके चलो। अब सबसे पहले ये जो मेरा रूल 7 है वो क्या कहता है, कहता है अगर आपको डायरेक्टली सीआईएफ गिवन है तो उस केस के अंदर पहले आपको एफओबी फ्री ऑन बोर्ड निकालना है और उसके बाद अपनी एसेसिबल वैल्यू को कैलकुलेट करो। मैम मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आया, सब मेरे ऊपर चला गया, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम्हारा फॉर्मेट क्या होता है एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेट करने का, बिकॉज क्वेश्चन अल्टीमेटली तुमसे एसेसिबल वैल्यू मांगता है। सबसे पहले एफओबी प्राइस तुम्हारा होता है, दैट इज फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड के अंदर जितने भी तुम्हारे उस पर्टिकुलर आइटम जो है, सामान जो है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी तुमने खर्चा किया है, चार्जेस, जो भी सर्विसेज वगैरह को तुमने खर्चा किया है, वो सारे खर्च तुम्हारे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट आएगी तुम्हारी रूल 10(2) की। रूल 10(2) की 2 एडजस्टमेंट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये मेरी कॉस्ट आई, इसके अंदर क्या करूंगी, ट्रांसपोर्टेशन की और इंश्योरेंस की और फ्रेट की, ये मैंने ऐड कर दी। फ्रेट और इंश्योरेंस की वैल्यू ऐड करूंगी तो मेरी एसेसिबल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब समझो ये इंश्योरेंस की और ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू अगर मुझे क्वेश्चन बताएगा भी नहीं ना कि करनी है ऐड, फिर भी मैं करके चलूंगी। ये 2 ऐसे मेरे खर्चे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट में ऐड करूंगी, चाहे मुझे क्वेश्चन बोले चाहे मुझे क्वेश्चन नहीं बोले। समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की, जिसके अंदर आपका लोडिंग का, अनलोडिंग का, हैंडलिंग का, सारे के सारे खर्चे आपके A to Z ऐड होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ बेटा, देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर वैल्यू गिवन है तो वो वाली वैल्यू ले लो आप। अगर वैल्यू कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एयर के थ्रू नहीं हो रहा, तो मैं लेकर चलती हूँ 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, वो मेरी ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू बच जाती है। पर अगर बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो एयर के थ्रू कर रहे हो, तो अगर मेरा जो इंपोर्ट हुआ है वो एयर के थ्रू हो रहा है, तो मैं क्या लेके वैल्यू लेकर चलूंगी, जो भी मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और जो भी 20% है एफओबी प्राइस का, विच एवरेज लोअर। ये मेरे को एक छोटा सा काम करके चलना है कि बेसिकली आपको क्वेश्चन ठीक ठीक के बोलेगा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ये है, आपको वो कॉस्ट नहीं लेनी अगर आपका एयर के थ्रू ट्रेवल हो रहा है। आपको देखना है विच एवरेज लोअर क्या है, जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और 20% ऑफ एफओबी, विच एवरेज जो लोअर निकल कर आएगा वो आपको लेकर चलना है। इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस की जो आपको वैल्यू गिवन है कि इतना मेरा इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, वो इंश्योरेंस का खर्चा ले लेना। पर अगर मैम इंश्योरेंस का खर्चा मुझे गिवन ही नहीं है, आपने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस, दैट इज फ्रेट एंड इंश्योरेंस, 2 ऐसे खर्चे जो कि क्वेश्चन मुझे ना भी बोले तब भी मेरे को ऐड करना है, इंश्योरेंस का खर्चा मुझे गिवन नहीं है, तो मैं क्या लूंगी 1.125% ऑफ एफओबी। समझ में आ गया, इतनी सी बात मुझे बतानी है। और मैं आपको रूल 7 बता देती हूँ। अब रूल 7 का कहता है, आपको कहता है असेसिबल वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उस केस के अंदर आपको करना क्या है, यूनिट प्राइस इन इंडिया। इंडिया के अंदर उसका क्या
क्या प्राइस था, सारी कमीशन वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इंश्योरेंस है, कस्टम ड्यूटी है, इन सबको माइनस कर दो। इन सबको माइनस करने के बाद जो निकल कर आएगी आपकी वैल्यू, उसके अंदर आप चीज़ें करके चलना। बेसिकली एक तरीके से आपको, एक तरीके से समझो कि रिवर्स कर रहे हैं हम, इसके अंदर रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, आपके क्वेश्चन के अंदर आपको एफओबी वैल्यू गिवन होती है, पर जब रूल 7 लगता है तो क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे एफओबी की वैल्यू ही नहीं पता, मेरे को तो डायरेक्टली सीआईएफ वैल्यू पता है, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट की वैल्यू मुझे पता है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। सीआईएफ के अंदर मुझे पता है कि फ्रेट, एफओबी के अंदर मुझे पता है कि फ्रेट ऐड हुआ, मेरी इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड हुई, मैं इंश्योरेंस कॉस्ट को माइनस करूंगी, फ्रेट को माइनस करूंगी, तो मेरी एफओबी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो मैं आपको समझाती हूँ, आपके एफओबी के अंदर आप दो खर्चे ऐड करते हो, दैट इज फ्रेट का, दैट इज इंश्योरेंस का, तब जाके आपकी सीआईएफ वैल्यू निकल कर आती है। अब मुझे अगर सीआईएफ से एफओबी पे जाना है तो मैं इंश्योरेंस को माइनस करवाऊंगी, फ्रेट को माइनस कराऊंगी, एफओबी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। पर मैम आप एफओबी की वैल्यू निकालना ही क्यों चाहते हो, बिकॉज क्वेश्चन कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, हमने जो प्रोविजन बना रखा है, हमने कह रखा ना 20% ऑफ एफओबी या विच एवर इज लोअर, हम वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तुम्हारी मर्जी, तुमने जो भी कुछ डाल दिया फ्रेट का, इंश्योरेंस का, हम वो नहीं मानने वाले, अपनी मर्जी से कैलकुलेट करेंगे जो हमारा प्रोविजन कहता है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी असेसेबल वैल्यू निकलेगी, ये आपका रूल 7 कहता है। तो देखो सीआईएफ वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 1 लाख, सीआईएफ वैल्यू 1 लाख है। अब जो इसमें फ्रेट का खर्चा $, 5,000 वो एड बैक किया, इंश्योरेंस का 4,000 वो बेसिकली लेस किया फ्रेट का और इंश्योरेंस का, ये दोनों खर्चे लेस करने के बाद मेरी फ्री ऑन बोर्ड एफओबी की वैल्यू निकल कर आई। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, बेसिकली जो इंपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है मैम, जो इंपोर्ट हो रहा है वो एयर के थ्रू हो रहा है, इंपोर्टेड बाय एयर। एयर के केस में तो मैंने अभी भी बताया है कि आपको क्या करना है, फ्रेट का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो होगा वो कैसे निकल कर आएगा, दैट इज 20% ऑफ एफओबी, और जो भी आपका इंश्योरेंस, जो भी आपका फ्रेट की कॉस्ट होगी विच एवर इज लोअर। तो देखो फ्रेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है मैम, $5,000। अब और दूसरा क्या है, एफओबी का 20%, एफओबी दैट इज 91,000 का 20% कितना आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी आपको विच एवरेज लोअर लेके चलना है। अब विच एवरेज लोअर मेरा 5,000 ही आ रहा है, ये मैंने 5,000 इसमें डाल दिया। इंश्योरेंस की कॉस्ट मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, गिवन है तो 4,000 ले ली, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो मैं लेती 1.125% ऑफ एफओबी, ये मेरी वैल्यू निकल कर आ गई असेसिबल वैल्यू, ये मेरी सीआईएफ वैल्यू निकल कर आ गई। और अब मैं सीआईएफ वैल्यू के अंदर अपना मल्टीप्लाई करूंगी उसको एक्सचेंज रेट से, किसका एक्सचेंज रेट मैम, सीबीएसई का एक्सचेंज रेट, तो मेरी असेसिबल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी। अब वैसे तो देखो जो भी आपकी सीआईएफ की वैल्यू थी और वही जो पहले थी वही निकल कर आई। अब इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आपकी जो यहाँ पे वैल्यू थी ना 5,000, ये कम आ रही थी, समझ रहे हो, जो मेरी कंडीशन थी वो एयर वाली विच एवरेज लोअर लेने की, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही थी इस केस के अंदर, इसलिए ऐसा हुआ। पर हो सकता है मैम यहाँ पे 91,000 नहीं होता, कोई और वैल्यू होती, उसका 20% कम आ रहा होता, तो मैं वो वैल्यू लिखती तो मेरी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती। दैट इज जो पहले वाला सीआईएफ होता और जो बाद वाला सीआईएफ होता, उन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती अगर बेटा मेरा जो प्रोविजन ऑफ सेटिस्फाई नहीं होता। मुझे कुछ नहीं समझाना, मेरे को आपको इन नटशल एक बात समझा के चलनी है कि बेटा मेरी बात सुन, अगर तुम्हें रूल 7 अप्लाई हो रहा है जो कि 4 टाइम्स आया है पीछे प्रीवियस में, तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस केस के अंदर तुमको जो भी सीआईएफ वैल्यू गिवन है तुम्हें नहीं माननी, तुम्हें कहना है कस्टम लॉ के अपने प्रोविजन खुद कहते हैं, मैं उसके प्रोविजन के हिसाब से वैल्यू निकालूंगा सीआईएफ की, तो तुम्हें वो जितना भी फ्रेट था, इंश्योरेंस था, वो अपने लेस करवा देना है, क्योंकि वो खर्चा ऐड हुआ था, तुम उस खर्चे को हटा दो, अपनी एफओबी की वैल्यू पे जाओ, जो प्रोविजन है उसको अप्लाई करो और उसके बाद अपनी सीआईएफ की वैल्यू निकालो, उस पर एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी एसेसिबल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, आपको इसमें क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स 10 लाख रुपए की, चार्जेस फॉर इंजीनियरिंग एंड डिजाइन वर्क। मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि बेटा इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू के अंदर जितने भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस है, आपकी जितने भी कॉस्ट वगैरह है, वो सारी सारी रूल 10(1) के हिसाब से ऐड होती है। बस पोस्ट इंपोर्टेशन की जो एक्टिविटीज़ है उसके कोई भी खर्चे ऐड नहीं होते। मैम इसका मतलब क्या है, बेटा गुड्स जो है जब इंडिया आके लैंड हो गया, इंडिया में आ गया, इंडिया में उतर गया, उसके बाद उसको कोई खर्चा किया, उसकी पैकेजिंग वगैरह की, छोटे छोटे पैकेट्स में डाला, बेचा, उसकी मार्केटिंग करी, एडवर्टीजमेंट करी, दोज आर पोस्ट इंपोर्टेशन चार्जेस। इंपोर्ट होने के बाद के खर्चे वो मैं उस वैल्यू में थोड़ी ऐड करूंगी, तो वो चीजें यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। बाकी उस गुड्स को वहां से यहाँ लाने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो यहाँ पे सारे ऐड होते हुए चले जाएंगे। दो खर्चे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के, इंश्योरेंस के क्वेश्चन नहीं भी कहेगा तो भी मैं ऐड करके चलूंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ये रहा जी, चार्जेस 3 लाख के ऐड करो जी, तो 13 लाख की मेरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी एफओबी की। एफओबी की वैल्यू के अंदर दो खर्चे ऐड होंगे, एक तो फ्रेट का, दूसरा इंश्योरेंस का। अब फ्रेट, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होती, ये बेटा एक एडजस्टमेंट होती है कि बाइंग कमीशन सारी ऐड होती है पर बाइंग कमीशन कभी भी ऐड नहीं होती। इसका कोई रीजन नहीं है, बस उन्होंने प्रोविजन बना रखा है कि बाइंग कमीशन को हम ऐड करके नहीं चलेंगे। अब कॉस्ट ऑफ फ्रेट एयर के थ्रू हो रहा है, तो फ्रेट के जो कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपए। 20% ऑफ एफओबी कितना निकल कर आएगा, 13 लाख का 20% 2,60,000 रुपए, विच एवरेज लोअर 2 लाख रुपए मैं यहाँ पे माइनस करवा दूंगी। इंश्योरेंस की कॉस्ट मुझे ऑलरेडी गिवन है 3 लाख रुपए, अगर गिवन नहीं होती
गिवन नहीं होती तो मैं 1.125% ऑफ एफओबी करके चलती, गिवन है तो वही वैल्यू लूंगी। तो मैम यहाँ पे 13 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख 18 लाख निकल कर आ गए। अब बेटा लैंडिंग चार्जेस, आपकी अमेंडमेंट आई थी, अमेंडमेंट के हिसाब से ये कहा गया कि लैंडिंग चार्जेस को कभी भी आप इंक्लूड करोगे ही नहीं आज से, तो बस लैंडिंग चार्जेस को सीधा करना है एक्सक्लूड, देखना ही नहीं, नजर ही नहीं लगानी इसकी तरफ, ये आपकी असेसेबल वैल्यू निकल कर आ गई। वेरी इजी, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट में वैल्यू प्लेस करो, आपका काम बन जाएगा। एक आपको बढ़िया क्वेश्चन कराती हूँ, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2025 के अंदर आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी कस्टम का जितना भी वैल्यूएशन का पूरा कंसेप्ट है सारा इस क्वेश्चन के अंदर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझो क्या लिख रखा है, रूही लिमिटेड इंपोर्ट कर रही है मशीनरी इंग्लैंड से। अब उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, जो प्राइस है मशीनरी का कितना है 6000 यूके पाउंड, प्राइस मशीनरी का मैम 6000 यूके पाउंड, मैं मार्क करती रहती हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ में आए, प्राइस ऑफ मशीनरी 6000 यूके पाउंड। अब देखो उसके बाद उसके डिजाइन और डेवलपमेंटल चार्जेस 400 यूके पाउंड, 400 यूके पाउंड डिजाइन और डेवलपमेंटल चार्जेस, ये टोटल निकल कर आ गई मेरी वैल्यू, ये टोटल बेटा मेरी एफओबी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्सचेंज रेट से, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्सचेंज रेट से। तो अब मैं अब एक्सचेंज रेट कौन सा लगाऊं बेटा, यहाँ पे बोला जाता है कि जिस दिन आपने अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री इन द केस ऑफ इंपोर्ट, अगर बेटा आप इंपोर्ट के केस की बात करो तो इंपोर्ट के केस के अंदर जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है तो उस दिन जो दिन होगा बिल ऑफ एंट्री का, उस दिन का आपको एक्सचेंज रेट लेना है। तो मैम बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है मैंने 10/3 को, उस दिन का मेरा एक्सचेंज रेट क्या था, उस दिन का एक्सचेंज रेट था 95 रुपीज पर यूके पाउंड। तो बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 6400 को 95 से। समझ में आ गया, आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में एक्सपोर्ट पे नहीं आएगा, इंपोर्ट पे ही आएगा। इंपोर्ट का क्वेश्चन ये कहता है कि जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी तो उस दिन जो एक्सचेंज रेट था, उस दिन जो एक्सचेंज रेट था मैम, उस दिन वो दिन क्या था 10/3 का एक्सचेंज रेट था 95, तो उस एक्सचेंज रेट से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद बेटा आगे यहाँ पे और चीज क्वेश्चन में गिवन है, यस कमीशन कुछ गिवन है, दैट इज 3% ऑफ प्राइस ऑफ मशीनरी इन इंडियन रुपीज। तो देखो कमीशन मैंने यहाँ आके क्यों ऐड करी, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा था कि 3% इंडियन रुपीज के हिसाब से, 3% ऑफ द प्राइस ऑफ मशीनरी इन इंडियन रुपीज। तो पहले मैं इंडियन में कन्वर्ट करती हूँ और फिर मैं उसका 3% लगाऊंगी। 6,08,000 का 3% 17,100, तो ये मेरी एफओबी वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है जी, मेरा ये वाला काम भी यहाँ पे हो गया, कमीशन वाला काम भी हो गया। उसके बाद 2 खर्चे ऐड करूंगी इसके अंदर बिना बोले, कौन सा, फ्रेट का, दूसरा इंश्योरेंस का। फ्रेट एयर के थ्रू हो रहा है, विच एवरेज लोअर का कंसेप्ट लगाऊंगी, दैट इज 1500 यूके पाउंड। 1500 को मल्टीप्लाई करूंगी एक्सचेंज रेट से 95, तो 1,42,500 आ रहा है। और 20% ऑफ एफओबी 6,25,100 का 20% कितना आ रहा है, 1,25,020 रुपए। तो बस विच एवरेज लोअर का कंसेप्ट लगाऊंगी, विच एवरेज लोअर इज दिस। दूसरा मैम किसका लगाऊंगी मैं, इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड, पर उसका पता नहीं कि कितने पे करें। जब इंश्योरेंस चार्जेस गिवन होते तो लिख देती, नहीं गिवन है तो 1.125% ऑफ एफओबी, ये कितना आएगा 7032। दोनों को ऐड करूंगी, सीआईएफ वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर क्वेश्चन कहता है लैंडिंग चार्जेस, अरे भैया इग्नोर कर, लैंडिंग चार्जेस देखने नहीं है, तो ये सारी कहानी मेरी यहाँ तक हो गई। लैंडिंग चार्जेस मैंने 30,000 करे इग्नोर, यही मेरी असेसेबल वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, के बाद क्या मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं, उसने बोला असेसेबल वैल्यू निकालो, साथ साथ में कितनी ड्यूटी भरनी है वो भी निकालो। तो ठीक है जी, ड्यूटी कितनी भरनी है मैम, असेसेबल वैल्यू यहाँ पे लिख दो। असेसेबल वैल्यू के बाद आपको सबसे पहले क्या ऐड करना होता है, इसके अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब मैम जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है कौन से दिन की देखूँ, अगर मेरा इंपोर्ट का केस है तो मैं 2 डेट्स के बीच में विच एवरेज लेटर देख के चलती हूँ, डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अराइवल विच एवरेज लेटर। अगर बेटा एयर के थ्रू हो रहा है तो 2 चीज़ों पे देख के चलती हूँ, डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री 10/3, डेट ऑफ अराइवल 15/3, विच एवरेज लेटर 15/3। तो उस दिन की बेसिक कस्टम ड्यूटी देख के चलूंगी। मेरा बेसिक कस्टम ड्यूटी 12% नहीं होगा, मेरी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% निकल कर आएगी। तो ठीक है जी मैम, ये जो वैल्यू है असेसेबल वैल्यू, इसका 10% निकाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको मेंशन है कि आपको सोशल वेलफेयर सेस देना है। अगर आपको इनकम टैक्स की छोटी सी बात याद थी तो वहाँ पे सरचार्ज लगाया करते थे। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। तो सिमिलरली सोशल वेलफेयर जो आपका सेस होता है वो क्या होता है, आपकी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है उसके ऊपर लगता है। कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। आपका यहाँ पे 10% के हिसाब से बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। ठीक है, सेस लगता है आपका एक तरीके से। तो मैम इसका ये हो गया। अब टोटल कस्टम ड्यूटी निकल कर आ गई दिस प्लस दिस टोटल कस्टम ड्यूटी। इसको मैं कर दूंगी राउंड ऑफ, ये मैंने राउंड ऑफ कर दी। तो बस मेरी टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी बिफोर आईजीएसटी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला गया है कि आपको आईजीएसटी भी लगाना है 12% के हिसाब से। तो बस इसी का ही ये जो वैल्यू आई है, ठीक है जी, ये मेरी टोटल वैल्यू निकल कर आ गई आईजीएसटी लगाने से पहले की। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आईजीएसटी लगाऊंगी 12% के हिसाब से। समझ में आ गया। अब जो मैं अपना 12% के हिसाब से आईजीएसटी लगाने वाली हूँ वो लगाऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे एक चीज और बोल रहा है कि आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस को इग्नोर करना है। अगर मुझे जीएसटी कंपनसेशन सेस गिवन होता तो मैं बस आईजीएसटी के नीचे यही लिख देती, ऐड जीएसटी कंपनसेशन सेस। समझ में आ गया।
सवाल ये उठेगा आपसे कि 12% लगाना किसके ऊपर है, इस वैल्यू के ऊपर है, इस वैल्यू के ऊपर। 12% आपको लगाना है आपकी टोटल वैल्यू के ऊपर, तो बस इसका 12% लगा दिया। अगर मेरे पास जीएसटी कंपनसेशन सेस होता तो मैं बस इसी वैल्यू पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा लेती, जो भी परसेंटेज मुझे प्रिस्क्राइब होती उसके हिसाब से, और इन सबको ऐड करती तो मेरी टोटल लैंडेड कॉस्ट निकल कर आ जाती। टोटल लैंडेड कॉस्ट रिप्रेजेंट्स कि भैया इतना खर्चा मैं बियर कर रही हूँ उस सामान को यहाँ पे लाने के लिए, इतना खर्चा मैं बियर कर रही हूँ, दैट इज टोटल लैंडेड कॉस्ट। अगर मुझे कोई पूछा कि ड्यूटी बता दो कि ड्यूटी कितनी पे कर रहे हैं, तो ड्यूटी कितनी हो जाएगी मेरी, मुझे बताओ मैम। एक तो ये रही मेरी ड्यूटी, दिस ड्यूटी, और एक ये रही मेरी आईजीएसटी वाली ड्यूटी। तो ड्यूटी की अगर बात करें तो ये रही मेरी ड्यूटी की वैल्यू, अगर आईजीएसटी की बात करें तो ये रही मेरी आईजीएसटी। कोई टोटल बोले तो टोटल करके दिखा देना। समझाऊं फिर से, ये ड्यूटी ये आईजीएसटी, कोई टोटल बोले तो इन दोनों को लगा देना प्लस। अगर कोई भी वैल्यू डेसिमल के अंदर होती है, चाहे वो बेटा आपकी ड्यूटी क्यों ना हो, चाहे आपकी एसेसिबल वैल्यू क्यों ना हो, उसको राउंड ऑफ कर लेना। राउंड ऑफ के जो बेसिक प्रिंसिपल तुमने मैथ्स में पढ़े हैं ना, कि भैया अगर 4 या 4 से कम है तो आपका कम होगा, 4 से ज्यादा मतलब 5 या उससे ज्यादा है बेसिकली, तो बेटा आपका राउंड ऑफ होगा आपके नेक्स्ट नंबर के ऊपर। तो ये सिंपल आपके राउंड ऑफ के कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और बेटा आपको यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आ गई है, तो लिटरली तुमने एक बहुत कमेंडेबल जॉब दी है। मैंने तुम्हारे लिए एफर्ट किया और उतना ही तुमने मेरे लिए एफर्ट किया कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक सुना है। तुम्हारा सच में पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आई रियली विश भाई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है तुम सब बच्चों को, तुम अच्छा परफॉर्म करो, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाओ। और बेटा एक छोटी सी हेल्प करना मेरी, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हाइप कर देना, ताकि और फ्रेंड्स भी आपको रिकमेंड हो सके उस चीज़ से, उन लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। एंड एक छोटा सा अपना ब्यूटीफुल कमेंट बता देना कि ताकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ने भी आपके प्रैक्टिकल में हेल्प नहीं करी थी, आपको ये मेरी छोटी सी हेल्प क्या किस तरीके से लगी, किस तरीके से आपका बेनिफिट हुआ, आपको कैसा लगा, मेरे को एक छोटा सा कमेंट जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, तुम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी अच्छी विशेष है, अपना पेपर बहुत बढ़िया करके आना, तुम सबके A+ ग्रेड अच्छे से आएंगे, ठीक है।